इस स्टडी ग्रुप मीटिंग में। साथ ही अविनाश गुप्ता जी का भी वेलकम करते हैं। मैं राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फॉर्मली इनका इंट्रोडक्शन दे अविनाश गुप्ता जी का। ओवर टू राकेश जी। Respected Avinash Gupta ji, chairman of NIRC and good friend of mine. अविनाश जी की ये खासियत है कि जब भी, यानी कि बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं, लेकिन जब भी इनसे रिक्वेस्ट करो तो बड़ा विनम्रता से जो है वो हमारी बात को मान लेते हैं, और जब भी कभी भी किसी टाइम भी, तो ये इनकी खासियत है। और इनकम टैक्स का तो हम सब जानते हैं, एक्सपर्ट है। इंटरनेशनल लॉ जो बहुत कम प्रोफेशनल ही कर पाते हैं, उनमें इनकी मास्टरी है। और बाकी आजकल क्योंकि इनके कंधों के ऊपर एक भार ये भी आ गया है कि जितने भी मेंबर हैं सी इंस्टीट्यूट के या दूसरे प्रोफेशनल, उनकी भी जो समस्या है उनको दूर किया जा सके, तो इसलिए थोड़ा सा बिजनेस बढ़ गई। लेकिन उस बिजनेस के बावजूद भी इन्होंने हमें समय दिया, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और टैक्स प्लेनेट के इस मंच पे मैं पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं मनीष जी का भी स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो इस मंच पे आए। बाकी जेबी गुप्ता जी, नरेश जी, संजय जी, जिंदल साहब, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। एज फार एज द इनकम टैक्स इज कंसर्न, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि ये नाना पालखीवाला जी के वर्ड थे कि इनकम टैक्स जो है, इट इज द टफेस्ट स्टैट्यूट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, विच प्रोविजो हैज प्रोविजो and we change every year. Now it is not change every year, but in change every month. So nowadays it is changing every month. So I am not taking much time. Now I invite Sri Avinash ji. Avinash ji, there are a lot of query of the audience, of the professionals, which you might seen on the screen itself, that there are a lot of queries. So I just request you, please enlighten us on, बिकॉज ये इशू जो है पोर्टल से रिलेटेड, ये जो है ना एक समस्या बन गई है। आज तक लोगों को यही समझ नहीं आया कि इनकम टैक्स की साइड जो ठीक ठीक चल रही थी उसको चेंज करने की जरूरत क्या थी। लेकिन हालांकि उन्होंने चेंज करी, तो अब जो है आप ही हमें बताएंगे, लाइटन करेंगे, बताएंगे कि हमने क्या करना चाहिए, समय कैसे जो है जो ग्लिचेज आ रहे हैं इनसे बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी बहुत और क्वेरी भी लोगों की रहेंगी, जैसे 194 QO206 पे भी थोड़ा सा इशू है। एक थोड़ा सा इशू जो है वो लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन अंडर इनकम टैक्स, क्योंकि कोविड में, हालांकि ये बहुत कहना गलत है कि ये दुखदाई है कि भाई लोग मरे हैं, लेकिन मरने के बाद उनका बिजनेस, अब जो उनके लीगल हेयर है उनकी क्या लाइबिलिटी है, किस हद तक लाइबिलिटी है, ये भी लोग जानने को उत्सुक है। तो अविनाश जी, ओवर टू यू प्लीज। अविनाश जी। थैंक यू राकेश जी। आपने कहा मेरे मित्र, आप ये नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए मेरे छोटे भाई हैं। तो पहले तो ये करेक्शन कर लो सर अपनी स्टेटमेंट में। सो रिस्पेक्टेड राकेश अग्रवाल जी, जो ये पूरा टैक्स प्लेनेट चला रहे हैं, मनीष मित्तल जी जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया, जेबी गुप्ता जी हमारे सीनियर मेंबर, नरेश गर जी मेरे ब्रदर, गर साहब, योगेंद्र जिंदल जी, संजय जैन जी। यहाँ पे सर बिल्कुल आपके साथ या आपके फोरम पे जब भी आना होता है तो मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर गया हूँ। और इसी के यही आज सबसे बड़ी मुसीबत का कारण हुआ। जहां तक मुझे याद था कि 5 बजे का टाइम है, तो मैं अपना सारा शेड्यूल जो है वो 5 बजे के हिसाब से बना के चल रहा हूँ, और गड़बड़ हुई सर हमारी। आज सुबह जो है हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सर का फोन आया कि चेयरमैन कहाँ हो। मैंने कहा जी घर पे हूँ। कहते घर पे क्या करो, इंस्टीट्यूट आओ। सो अनशेड्यूल्ड जो है मुझे 11 बजे इंस्टीट्यूट जाना पड़ा। उसके बाद मेरे को अभिनव पब्लिक स्कूल में हमारा स्पोर्ट्स डे चल रहा था बच्चों का, वहां जाने का पहले से ही कार्यक्रम था। तो मनीष जी का जब फोन आया तब मैं बड़े आराम से, मैं कहा अभी तो है टाइम, तो फिर मैं कहा वापिस आ जाऊंगा। इन्होंने कहा 4 बजे है। फिर मैं वहां से मैं कहते मनीष जी से अपनी 3:35 पे बात हुई, उन्होंने कहा 4 बजे है। तो मैं कहा जी जाता हूँ मैं। तो इस कारण से थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा था, तो इस वजह से रहा। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सो आई एम सॉरी कि आप लोगों को मेरी वजह से 20 मिनट वेट करना पड़ा। और जहां तक अग्रवाल जी ने कहा कि पोर्टल क्यों लाए और क्या है, सर आज का वैसे सेशन जो है वो 2 मिनट का है कि पोर्टल में कुछ नहीं चल रहा है। नथिंग इज वर्किंग, सेशन इज ओवर। क्योंकि कुछ चल रहा होगा तभी तो बताऊंगा कि क्या चल रहा है, तो कुछ चल ही नहीं रहा है।
but still, I believe to some extent I am with Rakesh ji that when the portal is going on very fine, and when the earlier portal is going on working perfectly, even though initially when this was launched there was hitches, then there was a bandwidth problem, and now for last 2-3 years even bandwidth problem was not there. हम last minute भी return file कर रहे हैं तो return file होती थी. So they have taken these bandwidth issues also to great extent. Then why we need this, or what is the need of the hour? I think as a taxpayer, I believe that people might be thinking कि हमें कोई जरूरत नहीं है, but आपको you will be surprised to know कि डिपार्टमेंट में 5 पोर्टल चल रहे हैं, और अभी भी जो है ये इंटीग्रेटेड पोर्टल जरूर हुआ है, बट सब कुछ डेटा ट्रांसमिट नहीं है. So there are many portals which are going on in the department. If those people who are going day in day out in the department, so there is an ITD portal, then there is a ITBA portal, then there is a PAN-based login, there is a TAN-based login, then there is a PAN-based login on traces, TAN-based login on traces, compliance portal alag hai. So there are too many portals which are going on. Even all these portals are on a different tangent and different things. AIR का अलग पोर्टल है, उसका एक अलग एल्गोरिथम बना हुआ है, वहां से जब इंफॉर्मेशन ITBA में आती है तो ट्रांसमिट होने में अलग प्रॉब्लम आती है. सो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी चल रही. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थॉट कि अब हमें जो है एक ऐसा पोर्टल चाहिए विच विल बी अ सिंगल विंडो सर्विस. सो विद दैट ऑब्जेक्टिव दे हैव लॉन्च दिस पोर्टल. बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पोर्टल 1 जून को लॉन्च करने की क्या जरूरत थी. दे शुड हैव डन इट ऑन 1 जुलाई. जब सारी डेटे आपने 30 जून कर दी थी तो यू शुड हैव डन दिस मेंटेनेंस ऑन 1 जुलाई. बट वो 30 जून की डेट बढ़ाने के लिए ही करना पड़ा. So this is what have happened. But let us understand what are the good things about this book. So आज ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जब ये वर्क करना शुरू कर देगा प्रॉपरली, सारे इसके जितने टैब्स हैं वो सब चलने लगेंगे, तो क्या क्या चीजें हमें और मिलने लगेंगी. What are the different kinds of information that we will get, that is also good. So with this statement कि भाई कंसोलिडेशन हो जाएगा डिफरेंट पोर्टल्स का, वो सब चीजें हो जाएंगी, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी चीज हो जाएगी. बट आज की डेट में हिकअप्स आते हैं. एक सर राकेश जी ने आपने एक क्वेश्चन मेरे से और पूछा था कि अभी हम क्या करें जब पोर्टल नहीं चल रहा, तो क्या करें. सर देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कुछ नहीं करना है सर, आराम से सो, रिलैक्स. सर सारी डेटे तो एक्सटेंड हो ही गई है. आपकी ट्रस्ट की डेट एक्सटेंड हो गई, असेसमेंट की डेट एक्सटेंड हो गई, आपका जो है रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई. तो सर हमें क्या दिक्कत है. सर अब अभी अगर हमें कोई रिटर्न बनानी भी है तो वी नीड 26 AS. दैट 26 AS फंक्शनलिटी इज वर्किंग परफेक्टली. देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग दिस 26 AS रिलेटिंग टू एनी पर्सन. एक प्रॉब्लम जो आ रही थी 15 CB फॉर्म फाइल करने की, वो नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए 30 जून तक का टाइम दे दिया कि आप मैनुअली 15 CB फॉर्म सबमिट कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो. तो वो उन्होंने सॉल्व कर दिया. अनदर प्रॉब्लम विच इज अ टाइम बायरिंग प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू TDS रिटर्न्स. कि आप TDS रिटर्न्स जो पहले ऑनलाइन फाइल कर देते थे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वो TDS रिटर्न्स अभी फाइल नहीं हो रही इस पोर्टल के ऊपर. उसके लिए भी उन्होंने जो है वो 15 दिन का जो है उन्होंने टाइम दे दिया कि अब नाउ TDS ड्यू डेट फॉर फाइलिंग TDS रिटर्न्स हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड टिल 15th of July. तो TDS रिटर्न की भी एक्सटेंशन आपको जो है उन्होंने दे दी है. तो दैट एक्सटेंशन हैव ऑलरेडी बीन गिवन बाय द डिपार्टमेंट टिल 15th of July. एज पर माय इंटरनल सोर्सेज, सर सबसे पहले इस पोर्टल पे जो चलना शुरू होगा वो TDS रिटर्न फाइलिंग शुरू होगी. So that filing will start in another 2-3-4 days time, what they are working on, so that all returns can be filed till 15th of July. Otherwise, the old system of filing TDS return at 10 NSDL center is still open. So those who want to file it immediately, they can again go to an 10 facilitation center of NSDL and they can file the TDS returns there. तो वो already हो रहा है. बट 26 और 16 और फॉर्म 16 और फॉर्म 16 डाउनलोड नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो ट्रेसेस की साइड से है, वो ट्रेसेस की साइड एज इट इज चल रही है.
तो इस इनकम टैक्स की वेबसाइट से नहीं मिलेंगे, ट्रेसेस की साइट से आपको मिलेंगे, तो वहां से आप 1616A भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन डाउनलोड दैट फॉर्म्स देयर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी हमें अर्जेंटली कोई ऐसी चीज की जरूरत हो जो हमें पैनिक कर रही हो। हाँ, कुछ केसेस में हमें पता चला है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स की दिक्कत है। बहुत सारे एसएससीज जो है अपनी रिटर्न भरना चाह रहे हैं बिकॉज उनको बैंक में देनी है, उनको लोन लेने हैं, लिमिट एनहांसमेंट करानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन दोज केसेस यस देयर मे बी अ प्रॉब्लम, बट गिव अस सम टाइम। सर, कोई भी अच्छी चीज आती है तो थोड़ा परेशान करके ही आती है, तो उस चीज को थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। और उसके बाद आई बिलीव कि ये जो पोर्टल जब बन के आएगा तो वो बहुत अच्छा पोर्टल बन के आएगा। तो विद दीज ओपनिंग रिमार्क्स मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा या तो मनीष जी से या राकेश जी से, सर जो Q&A में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप प्लीज मेरे को हेल्प कीजिएगा, और जब आपको हो तो हाथ के हाथ हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। मुझे मालूम है क्वेश्चंस बहुत है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि रिटर्न फाइल हो गई और ITR V निकल के आ गई लेकिन वहां पे रिटर्न नहीं दिखाई दे रही। इस तरह के भी कुछ केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी होगा मेरे पास तो मैं सिस्टम से लेके दे दूंगा। कुछ चीजें होंगी तो वी विल टॉक टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट, उनके यहाँ से भी काम हो रहा है। और जो इस बार जो बेस्ट थिंग हुई है वो ये हुई है कि ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन प्रैक्टिशनर जो है AIFTP और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दो एजेंसीज को, जो दो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, उनको गवर्नमेंट ने पहली बार बुलाया। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बुला के उनसे हमारे जितने भी ग्लिचेस हैं, जितने भी चीजें हैं, उनके बारे में उनसे डिस्कशन किया, उनसे इंपोर्ट लिया, उनसे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उनसे समझा, और इन्फोसिस को लास्ट डेट भी दी है कि ये पॉइंट कितने कितने दिनों में वो रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये है, बट एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और खास करके हम एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो बहुत ज्यादा है, और खास करके जो टैक्स वाले एडवोकेट्स है और टैक्स का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब दोनों टैक्स प्रोफेशनल्स में नाम यूज कर देता हूँ कि हमें ना हाई हाई करने की ज्यादा वो रहती है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। I remember 2006 or 7 when this first e-filing was launched. तो सबसे पहले ई-फाइलिंग का पोर्टल आया था, तब भी हमने बहुत कहा अरे कैसे होगा, TDS सर्टिफिकेट भी मांग रहे, TDS क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, रिटर्न में रिफंड कैसे आएगा, और वो एज पर एनेक्चर तो हम लिख देते थे तो बैलेंस शीट कैसे जाएगी। और आज हम देख रहे हैं लगभग 13 साल बाद, आज हम कहते हैं कि भाई मैनुअल फाइल करनी है। नहीं भाई, हम नहीं करते मैनुअल फाइल, हम तो ऑनलाइन करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर में बटन क्लिक किया, ऑटोमेटिकली फाइलों के लिए भाई तेरा ITR V, और ITR V भी पहले जो है ऑथेंटिकेट करा ले अपना आधार बेस से। सो थिंग्स हैव बिकम सो कन्वीनियंट। और मनीष जी यहाँ पे बैठे, मनीष जी इस बात को बताएंगे कि 2001 से लेकर 2007 तक, 8 तक या 10 तक भी इनको एक ऑफिस रनर तैयार करना पड़ता होगा जो सुबह 9 बजे सारी रिटर्न लेके प्रगति मैदान जाता होगा, फिर वहां से ठप्पे लगवा के लाता होगा, और उसके बाद लंच के बाद फिर जाता होगा। एक नहीं, 4-4, 5-5 सर। तो those are the days जहाँ पे हम एक ऐसे जमाने में थे जहाँ पे मैनुअल होता था। वो बात अलग है कि 4-5 ब्लैंक ठप्पे भी लगवा लाते थे। ठीक है ना सर, पकड़ लिया ना सही? एग्रीड सर, एग्रीड। तो वो उस जमाने से आज हम इस जमाने पे हैं कि आज ये कहते हैं कौन जाएगा ऑफिस, घर से ही बैठ के फाइल कर देते हो, तो हमें ऑफिस भी जाना पसंद नहीं करते। So those are the time, and the time is changing very fast. IT is growing. So with this, yes, there is a technical glitches. Yes, I accept कि पोर्टल नहीं चल रहा, पोर्टल में बहुत समस्याएं हैं, बट कोई इतना हाई हत्या का कोई काम नहीं है। So let us wait for some more time. Any portal, any IT system, whichever is breaking live, आप अपने ऑफिस में एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं, उसमें 10-10, 20-20 दिन लग जाते हैं, तो ये तो पूरा नेशनल वाइड सिस्टम है। तो इसलिए इसको हमें वेट एंड वॉच करें, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट हमें क्या क्या फायदा मिलेगा इसके बारे में आज लेट अस डिस्कस विद दिस कि भाई हमें क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी इस पोर्टल के अंदर जो अब नया पोर्टल आया है। सर मैं रूटीन की चीजें नहीं बता रहा, DSC कैसे रजिस्टर करने हैं, ये कैसे करना है, ये तो हमें सबको आता है, प्रोसेस सेम है। बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द न्यू थिंग्स व्हाट वी हैव गॉट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2006-7 का पहली बार ऐसा हुआ था कि 2006-7 में ई-फाइलिंग का पोर्टल लॉन्च हुआ था, which was upgraded in November 2012, और नवंबर 2012 के बाद, आई थिंक 14 के बाद, नवंबर 2014 onwards, we are not at all facing any challenge in filing any return.
ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। तो 2012 में जब से ये नया पोर्टल आया तब से हमारा सब चीजें सब कुछ ठीक चल रहा था और बहुत इजीली रिटर्न्स जो है हमारी क्या हो रही थी, फाइल हो रही थी। अब इसमें क्वेश्चन आया सबसे पहला कि हमें पोर्टल की जरूरत क्या है, व्हाई वी रिक्वायर अ न्यू पोर्टल। सर अर्लियर पोर्टल में क्या हो रहा था, आप प्लीज थोड़ा सा इसके लिए आपको टेक्नोलॉजिकल पर्सन होना पड़ेगा। सर हमारी सरकार ने ये कहा कि हम ऑटो फाइलिंग लाएंगे। ऑटो फाइलिंग कैसे लाएंगे कि आप लॉगिन करो, लॉगिन करके आप कहोगे प्रिपेयर माय रिटर्न, सो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर योर रिटर्न। वो आपको क्या करेगा सिस्टम, आपके 26 AS से आपकी इनकम उठाएगा, फॉर्म 16 से सैलरी को उठा लेगा और 16A से अदर देन सैलरी उठा लेगा। उस रिटर्न के बेसिस पे वो आपकी AIR की जो इंफॉर्मेशन है वो उठाएगा, आपकी जो SFT की इंफॉर्मेशन है वो उठाएगा और उसके बेसिस पे आपको एक रिटर्न बना के दे देगा। उस रिटर्न के ऊपर आप उसको यस करोगे या उसमें कोई एडिट करना है तो एडिट करो। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और उसके बाद आखिरी में अगर आपको एक्सेप्टेबल है इनकम एक्सेप्ट करो, जितना आपका TDS कटा है, जितना आपका TCS कलेक्ट हुआ है वो सब ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड में आएगा और लास्ट में आ जाएगा कि नेट टैक्स पेबल और नेट रिफंड रिसीवेबल, और आप उसको अगर एग्री करते हो तो क्लिक करो और बाय बाय। तो ये सरकार करना चाहती थी, हमारे बजट में अनाउंसमेंट में फाइनेंस बिल में ये अनाउंस। अब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, SFT जो था वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे था। When I talk about a platform, I talk about the computer language. So मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, मान लीजिए वो जावा पे था, AIR जो है वो C++ पे था, 26 AS जो था वो मान लीजिए Z लैंग्वेज पे था, PHP पे था, और जो इनकम टैक्स पोर्टल था वो एक और लैंग्वेज। सो चारों वो जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बने हुए थे और उनसे डेटा फेच करना इनटू एन प्री फिल्ड वर्जन इज नेक्स्ट टू एन इम्पॉसिबल टास्क। अगर पॉसिबल होता तो मुझे लगता है कि सरकार ये काम खुद बहुत पहले कर चुकी होती। आज से 4 साल पहले भी सरकार प्री फिल्ड रिटर्न लाना चाहती थी, बट क्योंकि डेटा कंपाइलेशन नहीं हो पा रहा था फ्रॉम वेरियस पोर्टल्स, so that's why this plan was dropped. Now with this new portal, what is the capability of this portal? This portal is a unique portal which will fetch data from all the portals and subsequently all the portals will subsume in this portal. So आज की डेट में ये क्या पोर्टल बनाया है उन्होंने कि जो अलग अलग पोर्टल से डेटा है वो वहां से उसको फेच करेगा और इस नए इनकम टैक्स पोर्टल में आपका सारा डेटा आ जाएगा, सारा 26 का डेटा आ जाएगा, सारा AIR का डेटा हो जाएगा, SFT का डेटा आ जाएगा, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का डेटा आ जाएगा, प्रोजेक्ट इनसाइट का डेटा आ जाएगा। जो 360 डिग्री प्रोफाइलिंग है, मनीष जी कितनी जगह घूम के आए, कितने मोबाइल के बिल इन्होंने पे किए, कितने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करी, कितनी जगह म्यूचुअल फंड में लगाया है, कितने इन्होंने हल्दीराम से सामान मंगा के खाया और खिलाया है, कितने रोलेक्स की घड़ियां खरीदी हैं, कितने ब्रांडेड शोरूम से जो है कपड़े खरीदे हैं। These all information are now on a single portal. So आज अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, बट थोड़े दिनों बाद अब ये पब्लिक हो जाएगी इंफॉर्मेशन। सो आप लॉग इन करो और डिपार्टमेंट के पास जितनी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पोर्टल पे दिखाई देगी। सो वो कैसे दिखाई देगी, वो इस नए पोर्टल के थ्रू दिखाई। अब अगर किसी को ये पता करना है कि मेरी FD कितनी है, मेरे सेविंग बैंक का बैलेंस कितना है, मेरा इंटरेस्ट कितना है सेविंग बैंक का, वो सब चीजें बाय क्लिक ऑफ अ माउस विल बी अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल वंस यू स्टार्ट एवरी सर्विसेज ऑफ दिस पोर्टल विल बी स्टार्टेड। तो ये होगा, जितनी आपकी असेसमेंट होंगी, पेनल्टीज अप्लाई होंगी, जितनी आपकी अपीलें होंगी, सब इस पोर्टल से होगा। सो इट इज एन यूनिक पोर्टल created by the government or the income tax department which will help you in getting all these things at one place. तो अभी क्या था, सब अलग अलग पड़ा था, अब उसको क्या करेंगे, सब चीजें सबस्यूम करके एक सिंगल पोर्टल के अंदर इसको क्या करेंगे, इकट्ठा करने का इनका प्लान है और उसी के तहत ये पोर्टल क्या है, चालू किया गया है। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। जैसे MCA के फॉर्म प्रीफिल्ड वर्जन में भरे जाते हैं,
कि आप कंपनी का CIN नंबर डालो, सारे नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट में जो इनकम टैक्स की भी ऐसी यूटिलिटी आएगी, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आप सॉफ्टवेयर में 10, 20, 50 हजार रुपए साल का खर्च करते हो, वो सॉफ्टवेयर आपको चाहिएगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आपको दे देगी। So this is the beauty of this new portal or new system. Once implemented, this you will get it out. इसके अलावा बता देता हूं सर ये तो एक पार्ट हुआ। सरकार को क्या फायदा होगा, आपको कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा? सर they have a target that after this portal, return will be processed in 24 hours and refund will be issued in 7 days time. So आपने सुबेरे रिटर्न भरी, अगले दिन आपको 24 आवर के अंदर अंदर वो रिटर्न आपकी प्रोसेस करेगा पोर्टल, और 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर अगर रिफंड है तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड है। तो दिस इज द टारगेट विद दिस न्यू पोर्टल। करना क्या है सर पोर्टल ने? आपको पोर्टल जो है अपना आप बताएगा कि आपकी इनकम इतनी है, आपका टैक्स इतना बनता है, इतनी इंफॉर्मेशन है, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी रिटर्न बन के आएगी। रिटर्न क्योंकि इनकम टैक्स का सिस्टम ही रिटर्न बना रहा है, तो एरर होने के चांस बहुत कम है। उसी रिटर्न को आप एक्सेप्ट करोगे, टैक्स पे करोगे, वो चली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहेगा जितना सिस्टम से आया वो सब ओके, चलो जी डन, एग्री, तो दिस इज द रिफंड व्हिच इज टू बी डिटरमाइंड, हेंस वी आर सेइंग ओके, रिटर्न प्रोसेस 143(1) आप पकड़ो और उसके बाद आगे भेज देंगे। सो ये दिस इज व्हाट द plan of income tax department to process the returns in 24 hours and give you the refund in 7 days. तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि हम अपनी रिटर्न भरे और क्लाइंट की रिटर्न भरे और गुप्ता जी कहेंगे मैं रिटर्न भरता हूं तो लेकिन मेरे को मेरी फीस ज्यादा है क्योंकि मैं 24 घंटे में आपकी रिटर्न प्रोसेस करके 7 दिन में रिफंड दिला सकता हूँ। कोई और दिला के बताए, जैन साहब दिला के दिखाओ, संजय जैन जी। वो कहेंगे वो नहीं दिला सकते। दिलवा देंगे जी। हाँ भेजो तो आप, क्लाइंट तो भेजो। भेजना थोड़ी है, वो तो अपना पाएगा आपके पास। ठीक है ना सर? चलो, so what, so now I think I am clear about what is the objective of this portal. So ये इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल को जो है इस पोर्टल को बनाया गया। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। Let me go further. पुराने में क्या था क्या नहीं था, मैं इसमें कोई ज्यादा आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि पुराने में XML जाती थी, प्री फिल्ड वाली फैसिलिटी नहीं थी, पैन नंबर था, ये था वो था। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू कि पुराने पोर्टल जो लॉन्च किया गया उसमें क्या क्या फीचर्स थे, वो हमें सबको पता है। तो टैक्स ऑडिट अपलोड हो जाता था, ये हो जाता, वो सब कुछ है। नाउ लेट अस कम टू द न्यू पोर्टल। अब नए पोर्टल जो अभी हमने बनाया है, उस नए पोर्टल में क्या क्या चीजें उन्होंने की जो पुराने पोर्टल में नहीं था, वो नए पोर्टल में डालती है। क्या क्या चीजें नहीं थी सर? पुराने पोर्टल के अंदर आपको 26 AS नहीं मिलता था अगर वो बल्क हो जाता। सो अप टू सर्टेन नंबर ऑफ एंट्रीज, 300 एंट्रीज तक तो वो वहीं पे मिल जाता था 26 AS में। बट 26 AS अगर 300 एंट्री से ज्यादा है तो आपको बल्क 26 AS डाउनलोड करना पड़ता था, और कोई यूटिलिटी ऐसी नहीं थी जहां से 26 AS ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स फॉर्म में प्री फिल्ड में आ जाए। हमारे पास प्राइवेट सॉफ्टवेयर से जहां पे हम इंपोर्ट कर लेते थे टैक्स फाइल, बट गवर्नमेंट की ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं थी जहां से 26 AS का जो TDS है वो मेरे ITR फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाए, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। इवन जो मैं ITR 1 ऑनलाइन फाइल करता था उसमें भी नहीं आता था, उसमें भी आई हैव टू क्या होता था, मेरे को मैन्युअली पंच करना पड़ता। अब ये जो नया पोर्टल आया है, इस नए पोर्टल के अंदर आपका अगर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करोगे तो ऑनलाइन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली 26 AS अपने आप आ जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी भी यूज करोगे जो अभी वो देंगे, अभी दी दिया उन्होंने ऑफलाइन यूटिलिटी, अभी वो देंगे, तो उस ऑफलाइन यूटिलिटी में 26 AS ऑटोमेटिकली फेच होगा। So it is a pre-filled version of the 26 AS. It is a pre-filled version of Form 16. It will be a pre-filled version of Form 16A as well as it will be a pre-filled version of AIR. So जो उनके पास AIR की इंफॉर्मेशन, अभी कौन सी इंफॉर्मेशन है? इंटरेस्ट AIR की इंफॉर्मेशन है, कितना सेविंग बैंक में रखा है, और वो योगेंद्र जी को डिविडेंड मिला है पिछले साल बहुत ज्यादा,
इन्होंने TDS कटा नहीं क्योंकि 5,000 से कम था। अब उन्होंने कहा कौन दिखाएगा इस 5-5 हजार, 2-2, 50-50, 100-100 रुपए करके। अब वो AIR की इन्फॉर्मेशन सबकी बंगाली उन्होंने डिविडेंड के केस में। तो किसी को 5 रुपए डिविडेंड मिला हो, चाहे 5 लाख रुपए मिला हो, चाहे 5 करोड़ रुपए मिला हो, सारी कंपनियों ने, जितनी लिस्टेड कंपनियां थी, सबने डिविडेंड की क्या करी, AIR फाइल कर दी, SFT फाइल कर दी। अब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब ये अपनी रिटर्न बनाने जाएंगे योगिंदर जी, तो आपकी रिटर्न में ये सारी ऑटोमेटिकली दिखाई देगी कि इतनी आपकी डिविडेंड इनकम आई है, इतनी आपकी इंटरेस्ट इनकम आई है, इतने के आपने शेयर बेचे हैं, इतने के आपने फॉरेन बॉन्ड्स खरीदे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब इंफॉर्मेशन अब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपकी रिटर्न फाइल करते समय, रिटर्न बनाते समय, सो वाइल मेकिंग द रिटर्न। और अब इससे क्या होगा सर, इससे एक और चीज होगा कि आपको गवर्नमेंट की यूटिलिटी यूज करनी ही पड़ेगी बिफोर हैंड, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन शायद हो सकता है प्राइवेट यूटिलिटी में ना आए, शायद, आई एम नॉट कंफर्म, बट गवर्नमेंट की यूटिलिटी में तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पुराने पोर्टल में, वो ये था कि जब हमारे को कोई असेसमेंट लगती थी, व्हेनेवर देयर इज एन असेसमेंट। अब हमारे JB गुप्ता जी क्या सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इनको आदत पड़ी हुई है कि भाई बड़ा डिटेल में रिप्लाई बनाते हैं और सारे कागज लगा देते हैं। सो इनका फोन आया एक दिन कि सर ये मेरे को रिप्लाई फाइल करना है अविनाश जी, और ये रिप्लाई तो जा ही नहीं रहा। मैं कहा क्यों नहीं जा रहा? कहते लिमिट 5 MB की है। तो हमने कहा चलो 10 करवा देते हैं। तो वो लिमिट, हमने जो फाइल साइज का लिमिट है वो 10 MB करा दिया। अब कहते जी 10 MB में भी नहीं जा रहा। मैं कहा क्यों नहीं जा रहा? कहते जी वो तो मैं तो बड़ी बड़ी फाइलें अपलोड करता हूँ। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुराने पोर्टल में कि हमारा जो हम रिप्लाई फाइल करते थे, चाहे वो पेनल्टी का रिप्लाई हो, चाहे वो असेसमेंट का रिप्लाई हो, चाहे वो 154 का रिप्लाई हो, चाहे वो CIT अपील का रिप्लाई हो, तो देयर इज अ लिमिट। तो उसको हमें क्या करना पड़ता था, पार्ट सबमिशन करके, पार्ट सबमिशन 1, पार्ट सबमिशन 2, पार्ट सबमिशन 3 करके हमें 10-10 MB की फाइल क्या करनी पड़ती थी, अपलोड करनी पड़ती थी अलग अलग। अब ये उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी पुराने पोर्टल की। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये नया पोर्टल बनाया है, इसमें 10 MB की लिमिट को बढ़ा के 50 MB कर। सो अब हमारे गुप्ता जी अगर ज्यादा भी डिटेल देना चाहें, ज्यादा अपलोड करना चाहे तो कोई बात नहीं, कर सकते। So that limit of 5 MB earlier increased to 10 MB, now further increased to 50 MB in the new portal. So जो assessment, appeals और penalty proceedings हैं, उनमें अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो एक बार में क्या हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। So that is an good thing what they have done in the new portal. अब एक दिन क्या हुआ, मनीष जी मेरे को वहां पे मिले नरेश जी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं कहा जी क्यों आए हो? कहते जी स्टे लेना है, स्टे एप्लीकेशन फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। मैं कहा जी रेक्टिफिकेशन तो ऑनलाइन होती है। कहते नहीं, असेसमेंट के बाद हमें फाइल करनी है। सो अंडर द अर्लियर सिस्टम, जब मेरी असेसमेंट हो गई, 143(3) का ऑर्डर आ गया, 147 का ऑर्डर आ गया, या 153(a) का ऑर्डर आ गया, उसके बाद ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन या स्टे ऑफ डिमांड की कोई प्रोविजन नहीं थी जो हम उसको फाइल कर सके। अब विद दिस, इन दिस न्यू पोर्टल, दिस बेनिफिट हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड कि अब आपको ऑनलाइन ही स्टे ऑफ डिमांड फाइल करना है और उसका ऑर्डर और जवाब भी ऑनलाइन आएगा। आपको ऑनलाइन ही रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का ऑप्शन दे रहे हैं हम, आफ्टर असेसमेंट। असेसमेंट से पहले नहीं, आफ्टर असेसमेंट के बाद। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सर, पिछले साल ट्रस्टों के जितने ऑर्डर आए फेसलेस के, ऑर्डर नील का है, बट जब हम कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं तो कंप्यूटेशन में सब उनको AOP बना के स्लैब रेट लगा दिया सब पे, सारे के सारे असेसमेंट शीट में ऐसे कर दिया उन्होंने। अब उन सबकी 154 करानी है, सारी 154 क्या है, मैनुअल कराई हमने। आप लोगों ने भी, आप में से भी बहुतों के क्लाइंट होंगे तो उन्होंने ये किया होगा। तो अब उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, स्टे ऑफ डिमांड और रेक्टिफिकेशन आफ्टर दी असेसमेंट हम जो है आपको इस नए पोर्टल पे दे देंगे। अभी नहीं चल रही फंक्शनलिटी, थोड़े दिन में चलने लगी। तो देखिए कितना बढ़िया काम हो गया। अब मनीष जी को सरस्वती विहार से उठ के ITO नहीं आना पड़ेगा। पहले अब इन्होंने अपने जो है चाय के पैसे बचा लिए, वहां पे मिल जाते थे मेरे को तो चाय पिलानी पड़ती थी। अब कह रहे हैं अब मैं आऊंगा ही नहीं तो चाय कहां से पिलाऊंगा। ठीक है ना मनीष जी? तो पूरे साल की जो सेविंग हुई है, वैसे आप म्यूट पे पूरे साल की सेविंग का 50% भेज देना। डन है सर, डन है। जो चाय के आपने पैसे बचा लिए। ठीक है सर? तो ये एक, बट अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी चीज है।
जो ऑनलाइन फेसलेस असेसमेंट हुई जितनी भी, और उसकी में जितनी भी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, नाउ दे विल आल्सो गो ऑनलाइन। और बहुत लाइकली चांसेस है कि ये रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन सीपीसी जाएंगी, ना कि एओ के पास जाएंगी। सो वो जो हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, उसने मेरा बैंक अकाउंट अटैच कर दिया और पता चला डिमांड बनती ही नहीं है, सो वो सब खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होगी तो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। द मोमेंट इट हैव कम ऑन रिकॉर्ड, देन इट हैज टू बी डिस्पोज ऑफ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इटसेल्फ, और 154 का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो ये एक उन्होंने नए पोर्टल में बहुत जबरदस्त बढ़िया चीज उन्होंने कर दी। इसके बाद चौथा, ये कहा जाता है कि पुरानी वेबसाइट सिक्योर नहीं थी। अब ये सर कैसे सिक्योर नहीं थी, मुझे तो नहीं समझ में। मैं तो सर अकाउंट्स का बंदा हूँ, मुझे नहीं पता ये आईटी में सिक्योर और हाईली सिक्योर क्या है। बट जो मेरे को समझ में आया वो ये समझ में आया कि जैसे आप अपने बैंकिंग अकाउंट के अंदर जब डालते हो, अपना लॉगिन करते हो, तो आपका 3 ऑप्शन होते हैं, या तो अपना मोबाइल नंबर डाल दो, या अपना ईमेल डाल दो, या वो एक तो कैरेक्टर बना दो छोटे वाला कि ABCD करके कुछ भी आप निक नेम बना सकते हो। तो आई थिंक वो निक नेम वाला जो कंसेप्ट था वो हमारे यहाँ नहीं था, क्योंकि हम क्या करते थे, हम हमेशा पैन नंबर यूजर आईडी होती थी। तो अब इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि आपका पैन नंबर और आधार नंबर, और वो जो निक नेम वाला कंसेप्ट टाइप का है वो इन्होंने शुरू किया, जिसको कहते हैं वो हाईली सिक्योर। हो सकता है आईटी में कोई टेक्निकल उसमें हो, बट दिस इज द न्यू कंसेप्ट व्हाट दे हैव स्टार्टेड इन दिस न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। अभी तक मैंने करके नहीं देखा, बट दिस इज समथिंग लाइक दे आर सेइंग दैट इट इज मोर सिक्योर देन द अर्लियर पोर्टल। चौथा सर, ये तो हो गया सर ट्रेडिशनल। सर अभी इस पोर्टल में क्या होता था, अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है और एक बार ही असेसिंग ऑफिसर ने आपसे कोई रिप्लाई मांग लिया, सो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं होता था जब तक कि आप कुछ ना कुछ सबमिट ना कर दो। सो वो वॉलीबॉल होती थी कि अगर मैंने मांग लिया तो एसएससी पहले फाइल करेगा, एसएससी ने वंस सबमिटेड एओ के पास आ गया, जब तक एओ उसको दोबारा राइट नहीं देगा वो कुछ फाइल नहीं कर सकता। सो एओ के पास रिमाइंडर देने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब यहाँ पे उसने जो है एक मैकेनिज्म क्रिएट किया इस नई साइट में कि जब एओ ने आपसे कोई डिटेल मांगी है और अगर आप वो डिटेल नहीं सबमिट कर पाए या आपको उसको रिमाइंडर देना है, तो वो रिमाइंडर देने के एक नई फंक्शनैलिटी उन्होंने इस पोर्टल के अंदर क्या करी है, शुरू करी है। So this is what they have done it in this reminder, in this new portal. अब बहुत सारे जब आप रिप्लाई फाइल करते थे, तो जब वो रिप्लाई हम करते क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन आवर इनकम टैक्स पोर्टल। अब वहां पे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर लेता ही नहीं है, एंड नहीं लेता, स्लैश नहीं लेता, फुल स्टॉप भी नहीं लेता, बहुत सारी चीजें वो नहीं लेता, फिर हम उसको एक एक करके डिलीट करते हैं। So बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर while filing the reply are not being admissible and undertaken in the income tax portal, जो हमारा पुराना था। इसको अब इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, और अब आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपके जो नए पोर्टल पे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सेप्ट करेगा। ये आपको एक्सेप्टेंस का एक नया सिस्टम उन्होंने दे दिया। दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बाकी कुछ लॉगिन से रिलेटेड उन्होंने चेंज किया है। जैसे आपको पता ही है कि आधार और इसका एक मिनट, तो ये आधार और पैन नंबर अब जो है इंटरचेंजेबली यूज होंगे। तो अगर आपका आधार और पैन नंबर लिंक है तो आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं और आप पैन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, खाली आधार से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वो फंक्शनलिटी हमारे पुराने पोर्टल पे नहीं आ रही थी, तो ये नए पोर्टल पे इन्होंने स्टार्टिंग से ही ये फंक्शनलिटी क्या कर दी, डाल दी। इसके अलावा उन्होंने जो है कुछ गाइडेंस डाली है कि किस तरह से आप लॉगिन करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे एक्सेट्रा। तो वो सारी गाइडेंस जो है वो नए पोर्टल पे उन्होंने डाल दी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया वो सारा है। और एक कंसोलिडेशन, इस सारे पोर्टल का जो है उन्होंने क्या कर दिया है, कंसोलिडेट करके एक सिंगल पोर्टल उन्होंने क्या कर दिया है, बना दिया है। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन।
ये पोर्टल उन्होंने जो है बनाया पिछले साल 2019 में अनाउंस हुआ था। 4200 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस काम में। इन्फोसिस के पास ये प्रोजेक्ट है। मनीष जी कह रहे हैं 4200 करोड़ रुपए का 10% ही मिल जाए, तो इतना जो है लगा के ये एक बड़ा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। अगर ये हो गया, सारी चीजें सारे सक्सेसफुली हो गया, तो बहुत ज्यादा एक नया आयाम जुड़ जाएगा और मेरे जैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी कम आती है वो बाहर हो जाएंगे। सो अगर हमें रहना है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइल, वी हैव टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी। तो ये एक नया, अपने आप में एक नए तरीके का पोर्टल बनके तैयार होगा। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। बाकी फास्टर प्रोसेसिंग होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है जो सब जगह चलेगा, टैक्स स्टेटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सब चीजें होंगी। इंफॉर्मेशन बहुत होगी, स्टेप बाय स्टेप के सारे वीडियो, ऑडिटोरियल वीडियो, क्वेश्चन आंसर सब दिए हैं उन्होंने। कोई पासवर्ड रखने का, कोई स्टैटिक पासवर्ड रखने का, लॉगिन का आईडी उन्होंने दे दिया। 5 MB जो मैंने आपको बताया 10 हो गई थी, फिर उसको 50 MB तक इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया हो ताकि आपको देखने में इजी हो। बाकी एक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर, एक नया कॉल सेंटर बनाया उन्होंने। अभी तक होता क्या था कि इनकम टैक्स को फोन करो कोई उठाता ही नहीं था। नाउ दे हैव क्रिएटेड अ न्यू कॉल सेंटर। सो प्लीज नोट दैट पुराने कॉल सेंटर नंबर जो है वो सब खत्म हो गए और अब एक नया कॉल सेंटर बना है जो बात कर रहा है। आज की डेट में तो बात कर रहा है, कल का पता नहीं। आज तो वो आपसे सारी चीजें बात कर रहा है। और एक जो रेवोल्यूशनरी चेंज है वो बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है। व्हाट इज दिस? पेमेंट फ्रॉम एनी बैंक। अभी क्या होता था, अभी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हमारे अकाउंट है, जो सर्विस देते हैं बैंक, वो उनसे इनकम टैक्स पे नहीं कर सकते, और जिनसे इनकम टैक्स पे करते हैं वो वाले बैंक सर्विस नहीं देते थे। तो जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, मेनली HDFC और ICICI को छोड़ के बाकी किसी भी बैंक में टैक्स पेमेंट की फैसिलिटी नहीं थी। तो फॉर दैट वी हैव टू हैव अ पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंट होना चाहिए था, या ये ICICI और HDFC में अकाउंट होना चाहिए था। चाहे मेरा अकाउंट जो है सिटी बैंक में था, HSBC में था, कोटक महिंद्रा बैंक में था, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में था, दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक द पेमेंट फॉर टैक्सेस। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने या कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है टैक्स पे करने के, 15 तारीख आ गई, एडवांस टैक्स की पैसे नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो हम क्रेडिट पे टैक्स पे करना चाहते हैं। तो उस दोनों के लिए अब इस नए पोर्टल में UPI पेमेंट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट की उन्होंने सुविधा दे दी है कि अब आप किसी भी बैंक से अपना जो है टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। और वो टैक्स को अपडेट होने के लिए भी जो पहले 45 मिनट का टाइम मैक्सिमम लगता था, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40 मिनट। 40 मिनट तो 5 मिनट तो ऐसे कह रहे हैं तो बहुत बड़े काम कर दिया, बट दिस इज व्हाट दे हैव डन इट। तो द मेन थिंग इज कि अब आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने नहीं पड़ेंगे कि ये बैंक अकाउंट मेरा टैक्स पे करने के लिए है। अब उस किसी भी बैंक अकाउंट से टैक्स की पेमेंट की जा सकती है। तो अब आप टैक्स डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पे किया जा सकता है। तो दिस इज एन रिवोल्यूशनरी चेंज इन इनकम टैक्स। तो ये आपको करना पड़ेगा। बाकी कुछ डेटा है कि वेबसाइट पे कितने 10 करोड़ यूजर लॉगिन थे, उसमें से 9 करोड़ 48 लाख यूजर को उन्होंने क्या कर दिया है, माइग्रेट कर दिया है। 6 करोड़ रिटर्न फाइल हुई थी 2021 में, जो है 6 करोड़ 83 लाख में से 6 करोड़ 1 लाख रिटर्न जो है वो उन्होंने माइग्रेट ऑलरेडी कर दिए है। तो ये उनका ऑफिशियल डेटा है। रियलिटी में क्या है हमें नहीं पता। दिस इज एन ऑफिशियल डेटा व्हाट दे हैव डन। ये हमारे सर कुछ नए कॉल सेंटर के नंबर हैं, CPC एंड अदर्स। सो अगर किसी को कोई कॉल सेंटर में कोई बात करनी है तो मेनली हमारे को CPC में बात करनी होती है। तो CPC के नए नंबर जो हैं वो आ गए हैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो इन नंबरों पे आप कोई भी बात कर सकते हैं। मेन CPC का आप लिख लीजिए नंबर अगर आप लिखना चाहें, अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन आपको भेज देंगे तो वहां से आप ये देख के लिख सकते हैं कि दीज आर द न्यू CPC नंबर्स, जहां पे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकते हैं। So this is how the new portal looks like. आपने सबने देखा ही होगा, पहले 10 दिन तो खुल ही नहीं रहा था, और उसके बाद अब आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन के अंदर सर यहाँ पे देखिए क्या इन्होंने किया है। What they have done is, यहाँ पे आपको अगर अपनी फोटो लगानी है तो फोटो लग जाएगी। जैसे ही आप आधार लिंक करोगे तो आधार की फोटो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो या तो अपनी नई फोटो लगा लो, नहीं तो आधार से आपका जो भी फोटो आधार में है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी।
उसके बाद आपको जो भी आपका प्रोफाइल है वो उसको अपडेट करने को कह रहा है। सारे बैंक अकाउंट अपडेट करने हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं। और अगर आपका कोई और आपको ईवोल्ट पासवर्ड बनाना है, जैसे मैंने आपको वो निकनेम वाला बताया, तो उसका ऑप्शन भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया। एक उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज करी, आपकी इंफॉर्मेशन एज पर पैन डेटाबेस, इंफॉर्मेशन एज पर आधार डेटाबेस और इंफॉर्मेशन एज पर रजिस्टर, तीनों का कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पे दिया। सो अगर आपका एड्रेस किसी में कुछ और है, नाम किसी में कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ किसी में कुछ और है, आपको पोर्टल पे सामने सामने दिखाई देगी कि एज पर आधार डेटाबेस ये है, एज पर इनकम टैक्स डेटाबेस ये है और एज पर पैन डेटाबेस ये है। और उसके बाद आपको कहेगा कि अगर आपने पैन डेटाबेस अपलोड करना है तो क्लिक है, और वो सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा एनएसडीएल की वेबसाइट पे। और एनएसडीएल की वेबसाइट से अगर आपने अपना आधार नंबर चेंज, क्या नाम है, एड्रेस चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराओ, आपने कोई नाम चेंज कराना है, जो भी चेंजेस कराने हैं एज पर दैट, वहां से आपको रीप्रिंट का ऑप्शन उन्होंने दे दिया। तो यहाँ से आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि किस में आपका क्या नाम आ रहा है, क्या डेट ऑफ बर्थ आ रही है, क्या एड्रेस। जो आप चेंज करना चाहो आप चेंज करा सकते हो। इसमें हमने एक सजेशन दिया है कि आप यहाँ पे एक आधार में जो आपका चीजें आ रही हैं उसको अपडेट करने का एक ऑटोमेटिक ऑप्शन दे दो कि भाई आधार का, मान लीजिए मेरा आधार में एड्रेस साउथ दिल्ली का सफदरजंग का आ रहा है, पैन जब मैंने लिया था तब मैं रोहिणी में रहता था, तो मेरा रोहिणी का एड्रेस आ रहा है, मेरा खुद के पैन में ऐसा हो रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन हो अपडेट आधार एड्रेस, कि भाई ठीक है मैं पैन डेटाबेस में उसको क्लिक करूं और मेरा आधार का जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या हो जाए, एक पैन के डेटाबेस में अपडेट हो जाए, ताकि तीनों यूनिफॉर्म हो जाए। तो ये एक ऑप्शन वहां पे अभी नहीं है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि ये होना चाहिए, तो दे आर कंसीडरिंग उनके फेज 2 में इसको वो कर देंगे। इसके बाद आपको जो है आपको यहाँ पे सामने दिखाई देगी कि आपने कब की रिटर्न आपने फाइल नहीं की। अगर आपका कोई 148 का नोटिस आया तो भी आपको ये डैशबोर्ड पे दिखाई देगा कि उस पर ईयर का आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। तो जिन जिन केसेस में 148 के नोटिस इशू हुए हैं, वहां पे यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा होगा फाइल नाउ वाला जो बटन है, यहाँ पे 148 वाला ईयर का भी मेंशन होता है कि भाई ये आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। तो इट इज अ क्विक रिकैप कि आप यहाँ से देख के ये बता सकते हो कि मेरी मार्च 20 की रिटर्न क्या है, ऑलरेडी फाइल्ड है, और मुझे मार्च 21 की असेसमेंट या 21-22 की रिटर्न क्या करनी है, फाइल करनी है। टैक्स डिपॉजिटेड के अंदर जो लास्ट 3 टैक्स मैंने डिपॉजिट किया उसकी डिटेल आएगी। जैसे ही मैं टैक्स डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो लास्ट 3 जो भी मैंने टैक्स डिपॉजिट किया उनकी डिटेल है। रिसेंट फाइल रिटर्न में लास्ट 3 साल की रिटर्न आ जाएगी। और पेंडिंग एक्शन के अंदर अगर आपका कोई स्क्रूटनी नोटिस है, कोई 148 का नोटिस है, कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का नोटिस है, या कोई और चीज है जो आपने उसको जिसके ऊपर काम करना है, तो वो पेंडिंग एक्शन में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आपने अदर देन आईटीआर कोई फाइल किया है, मान लीजिए टैक्स ऑडिट फाइल किया है, 15 सीएसीपी फॉर्म फाइल किया है, या कुछ भी आपने अदर देन आईटीआर कोई फॉर्म फाइल किया, तो वो लास्ट रिसेंट फॉर्म फाइल में आपको दिखाई देंगे। और अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई पुरानी ग्रीवेंसेस फाइल की है तो उसका स्टेटस, या कोई नई ग्रीवेंसेस फाइल करनी है तो वो आपको ये ग्रीवेंसेस का जो लास्ट कॉलम है, इस लास्ट कॉलम पे आपको क्या हो जाएगा, ग्रीवेंसेस दिखाई दे जाएगी। So this is how the new portal will look like। और इसमें ये इंफॉर्मेशन सीधा फेस पे डैशबोर्ड पे आपको दे रहे हैं, कहीं इधर उधर टैब में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको बोला वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख। एक आउटस्टैंडिंग डिमांड का और ऑप्शन है नीचे, जहां से आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो भी आपको डैशबोर्ड पे दे देंगे। जो आपको अगर ज्यादा रिटर्न भरते हो और उसमें ज्यादा टैक्स देते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है, गोल्ड, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन का भी टैब उन्होंने अलग से दे दिया। वो तो देंगे ही देंगे पिछली बार की तरह। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। टैक्स पेयर में मैंने आपको बता दिया तीन पिछली 3 पेमेंटें दिखाई देंगी, रिटर्न में पिछली 3 रिटर्नें दिखाई देंगी, एक्टिविटी लॉग में वो दिखाई देगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट सर, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने वेबसाइट पे क्या क्या काम किया और कब कब किया, उसका एक एक्टिविटी लॉग बनेगा यहाँ पे। सो अगर मान लीजिए किसी एसएससी का, और उसमें आईपी एड्रेस भी आएगा। सो मान लीजिए कोई एसएससी है, उसका 143.3 का नोटिस, 143.2 का नोटिस इशू हुआ, या 148A का नोटिस इशू हुआ, और बाद में हमने देख लिया और हमने एसएससी ये कहता था जी मैंने को तो मिला ही नहीं, मुझे तो सर्व ही नहीं हुआ, मैंने तो लॉगिन किया ही नहीं, या उन्होंने ऑर्डर चढ़ाया 143.3 का और हम कहते थे हमें मिला ही नहीं, हमने देखा ही नहीं,
अब ये एक्टिविटी लॉग उन्होंने बना दिया, उससे ये पता चलेगा सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ ऑर्डर किस डेट पे हुआ। जिस दिन आप उस पर क्लिक कर दोगे 143.3 के, उस दिन उस ऑर्डर की क्या मानी जाएगी, सर्विस मानी जाएगी, उस दिन उस नोटिस की सर्विस मानी जाएगी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि ऑर्डर पास हो गया दिसंबर में, बट मुझे मार्च में जाके पता चला 144 का ऑर्डर था। तो जिस दिन मार्च के बाद मैं जिस दिन उस पर क्लिक करूंगा उस दिन ये एक्टिविटी लॉग हो जाएगा कि पहली बार ऑर्डर जो है वो इस दिन डाउनलोड किया गया, तो वो डेट ऑफ सर्विस मानते हुए इस एक्टिविटी लॉग में उसकी उस दिन की डिटेल आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी लॉग उन्होंने जो है ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने बनाई है, जिसका वो आई थिंक यूज करेंगे बाद में। बाकी आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, टैक्स की डिटेल देनी पड़ेगी, एक्शन की डिटेल देनी पड़ेगी, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है, उसमें कोई ऐसा कोई नया चीज नहीं है। बाकी सरकार ने जो है मई में कुछ प्रेस रिलीज बताई है, आईटीआर सॉफ्टवेयर बताया, ऑनलाइन भी आएगा, ऑफलाइन भी आएगा, नए कॉल सेंटर बनाएंगे, वो प्रेस रिलीज का उन्होंने हवाला देते हुए ये सब चीजें उसमें ये हमें दी है। अब नेट में आज की डेट में क्या स्टेटस, ये दिस इज अपडेटेड टिल फ्राइडे इवनिंग। तो फ्राइडे इवनिंग तक क्या क्या चीजें चल रही थी सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने केसेस हैं वो अभी मैनुअल हो रहे हैं, तो उसके लिए इस पोर्टल में पहले से ही अगले साल से वो फेसलेस होने के लिए पहले से उन्होंने दे दिया, फंक्शनलिटी आज की डेट में वर्क नहीं कर रही, लेकिन आगे के लिए उन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि ट्रांसफर प्राइसिंग की असेसमेंट्स जो हो रही हैं वो भी अब क्या हुआ करेगी, फेसलेस हुआ करेगी। 142.1, 142.2 और 142.2A ये जो हमारी फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन 142.1 वाली बात करें, या कोई इंक्वायरी की बात हो या स्पेशल ऑडिट की बात हो, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन नए पोर्टल में आ गई है। अभी 142.1 कह रहे हैं चल रहा है, बट मेरे हिसाब से वो भी नहीं चल रहा, बाकी दोनों चीजें तो नहीं चल रही, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द स्टेटस एज फार एज 142.1, 142.2 एंड 142.2A स्पेशल ऑडिट। 140 इसके बाद 143.3 और 144 मतलब रेगुलर असेसमेंट्स। रेगुलर असेसमेंट के केस में उन्होंने कहा कि ये टैब फंक्शनल है, बट मेरे कुछ केसेस में फंक्शनल नहीं है, बट बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में फंक्शनल है। सो अगर किसी एसएससी की कोई 143.3 की प्रोसीडिंग चल रही है तो वो अपना रिप्लाई फाइल कर सकता है, लेकिन अगर किसी की 143.3 की प्रोसीडिंग नहीं चल रही या खत्म हो चुकी है तो ये टैब अभी वर्किंग नहीं है, पर थोड़े दिनों में ये चलने लगेगा। 148 के केस में अभी ये टैब वर्किंग नहीं है। डीआरपी की केस में अगर किसी का केस डीआरपी में चल रहा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में, तो भी ये टैब अभी यहाँ पे वर्किंग नहीं है, दिस इज नॉट वर्केबल। 148, 147 का जो नोटिस रीअसेसमेंट का है, नोटिस आ रहे हैं हमारे सबके पास, वो 30 डेज भी कई केसेस में पूरे हो गए हैं, तो उन केसेस के अंदर अभी ये टैब फंक्शन नहीं कर रहा है। ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन 155, अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर, डिमांड नोटिस एटसेट्रा, ये जितने भी थे 140, 154, 155, 6 और 7, ये वाली फंक्शनलिटी भी आज की डेट में काम नहीं कर रही। लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई करना है आपको 197 में या 201 में या 206 CA में एटसेट्रा, TDS TCS की कोई भी स्टे लेना है, कोई और काम करना है, तो वाले सारे टैक्स पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई इंटरिम ऑर्डर ऑफ बोर्ड से लेना है, कोई डिस्पोजेबल करना है, तो ये वाला 245D11 का भी अभी टैब काम नहीं कर रहा है। जो एक नई कमेटी उन्होंने बनाई थी जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कहते हैं, जिसमें वो जो उन्होंने नया बनाया कि 50 लाख से कम की रिटर्न होनी चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वाला टैब भी अभी काम नहीं कर रहा है। बट ये बड़ा क्लियरली दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हुआ करेगा, कोई मैनुअल फाइलिंग नहीं होगी। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग से अगर आपको वो 3 कमिश्नर की एक उन्होंने बनाई थी बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, वो 3 कमिश्नर चीफ कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स थे, उसके लिए अगर आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है या कुछ लेना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो वो यहाँ पे उन्होंने टैब बना दिया, इस टैब में आपको फाइल करना पड़ेगा और वो फिर ऑनलाइन होगा। 263 और 264 CIT जो हमारे ऑर्डर रिव्यू करता था और अनल करता था असेसमेंट 263 में, या हमें कोई रिलीफ देता 264 में, अभी तक वो मैनुअल थे। CIT के पास हमें मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी, अब उसको भी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है नए पोर्टल में, और अभी ये टैब फंक्शनल नहीं है, बट चलने लगेगा शॉर्टली। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया, ऑर्डर गिविंग इफेक्ट। CIT अपील का ऑर्डर गिविंग इफेक्ट
ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोई और एनी अदर कोर्ट्स का कोई भी अगर ऑर्डर गिविंग इफेक्ट ऑर्डर है वो अभी तक नहीं मिलता था। वो एप्लीकेशन मैनुअली फाइल करनी पड़ती थी और उसके बाद वो एप्लीकेशन खो जाती थी अगर वो आपके फेवर में आया तो, और आपके फेवर में नहीं आया तो वैसे ही आप बॉदर नहीं करते थे। अब ये ऑर्डर गिविंग इफेक्ट ऑर्डर जो होता है मतलब किसी CIT का, ITAT का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है, अगर वो अब आपको ऑनलाइन फाइल करना है और इसकी भी ऑनलाइन ही वो आपको क्या करेगा, इसका ऑर्डर गिविंग इफेक्ट ऑर्डर पास करेगा। तो ये 154 रेड विद डी सेक्शन होता है, तो ये सब चीजें अब ऑनलाइन हुआ करेगी। कोई आपको प्रोसिक्यूशन का काम करना है, प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन या कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, मैनुअल होता था अभी चीफ कमिश्नर के पास से, अब इसको भी इन्होंने क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। तो ये अभी फंक्शन नहीं कर रहा बट ये इसको होने लगेगा और ये ऑनलाइन आपको जितनी भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन TDS के केस में स्पेसिफिकली जाती थी वो सब अब क्या होगी, ऑनलाइन जाएगी। आपको जो है इसके बाद कहा कि एनी अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन, ये बेसिकली 12A, 80G, 1023C और जितने भी हमारे स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे हमें या तो कमिश्नर से अप्रूवल लेनी होती है या बोर्ड से अप्रूवल लेनी होती है, तो जितने भी हमारे सेक्शन थे उन सबका टैब यहाँ पे डाल दिया। जो री रजिस्ट्रेशन वाला टैब है तो वो भी यहीं पे आएगा और ये अभी फंक्शन नहीं कर रहा है लेकिन ये चलने लगेगा। फेसलेस अपील का भी टैब जो है इन्होंने डाल दिया। ये कह रहे हैं कि फंक्शन कर रहा है बट मेरे हिसाब से अभी कहीं पे भी फंक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ वो एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आप विवाद से विश्वास में जा रहे हो या नहीं जा रहे, इसके अलावा ये कोई भी फंक्शन अभी नहीं कर रहा। ये इन्होंने फेसलेस अपील का इन्होंने ये कहा। बाकी उन्होंने बाकी चीजें कही हैं कि भाई ITR फॉर्म्स हम देंगे, ITR फॉर्म्स के अंदर जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड वर्जन में आएगी, कॉमन यूटिलिटी होगी 1, 2 और 4 की, इंडिविजुअल्स की अलग होगी, बिजनेस वाले की अलग होगी और 5, 6, 7 जो कंपनी AOP, BOI और फॉर्म की जो है वो अलग होगी और ट्रस्ट के केस में वो अलग यूटिलिटी देंगे। वो जब आएगी तब की तब देखेंगे। तो ये है सब में प्रीफिल्ड वर्जन होगा, ऑटोमेटिकली आएगा, TDS की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और सारी चीज होगी। एक और चीज जो मिसिंग है अभी वो है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो अगर मैं किसी माइनर की रिटर्न भर रहा हूँ, मैं किसी डिजीज की रिटर्न भर रहा हूँ, मैं किसी और के बिहाफ पे रिटर्न भर रहा हूँ, तो वो अभी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वाला टैब भी अभी इन्होंने वर्किंग में नहीं लाए हैं, बट ये सब चलने लगेगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट द न्यू पोर्टल विल लुक लाइक। तो ये इस तरह से ये काम होगा। अब कोई क्वेश्चंस है तो मनीष जी पहले इस पोर्टल पे वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच एज फार एज दिस पोर्टल इज कंसर्न। हाँ जी सर, मनीष जी। राकेश जी। मनीष जी। हाँ जी सर जो ये क्वेश्चन आया मैं आपके अंदर क्लियर खोले तो आप ले लो, बेशक से एक ही बात है, ले लो प्लीज आप लो। नहीं मेरे पास चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में एक सेकंड जरा। हाउ टू कैलकुलेट क्वेश्चन है मिस्टर प्रदीप जी हैं मेरे पास ना, पूरी डिटेल नहीं खुल रही है राकेश जी, अगर आप तो खुल पड़ी है तो आप देखो एक बार। मिस्टर प्रदीप जी की क्वेरी है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन सेल ऑफ वर्चुअल करेंसी। प्रदीप शर्मा जी का क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये है ना TDS से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो सेल और परचेज ऑफ का जो नया सेक्शन 1 जुलाई से आया है। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, वर्चुअल करेंसी के सेल के ऊपर अगर वो गुड्स आप मानते हैं तो वो गुड्स है, तो गुड्स के ऊपर जो भी आप सेल परचेज करेंगे अगर वो आपकी लिमिट्स में आ रही है तो आपको TDS काटना है, सिंपल। मॉनेटरी वैल्यू तो है ही ना सर उसमें। नहीं कैपिटल गेन से इसको नहीं कंपैरिजन करेंगे सर? नहीं सर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यू TDS प्रोविजंस। ओके मतलब आई बिलीव सो कैपिटल गेन तो हो ही जाएगा सर, एक बिटकॉइन बेचा खरीदा तो वैल्यू है, डिफरेंस जो होगा वो कैपिटल गेन होगा। I think this query is with respect to the TDS provision which is going to apply from 1st of July. एक मिस्टर वेद चावला जी का क्वेश्चन है जी। गुड इवनिंग सर, अंडर सेक्शन 143(2) ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19 टाइम बाद इन 30 जून 2021 बट de-reseeding portal not working, how will submit remaining required details? एक्सटेंड हो गई सर, डेट एक्सटेंड हो गई। ये जो कल जो डेट्स आई हैं उसके अंदर मेरे ख्याल में कवर अप हो गया सर ना ये। एक क्वेरी है जी, पुरानी आयकर साइट में क्या प्रॉब्लम थी जो नई साइट बनाकर नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई? सर उनको अच्छा लग रहा था।
आप कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। 2 साल से खाली बैठे थे, 2 साल से खाली बैठे थे तो कुछ तो करना था। देखना सर, कुछ आपको नजर आ रही है क्या? और राकेश जी, मेरे को और नजर नहीं आ रही। नहीं, और कोई क्वेरी नजर नहीं आ रही सर। लेकिन और कुछ अविनाश, इसमें 2-3 चीजें हो रहे हैं। तो थोड़ी ना क्लैरिफिकेशन हम चाहेंगे 194Q और उस पे 206C पे थोड़ा सा। अभी गुप्ता जी ने वैसे हमें इनलाइटन किया था, हम थोड़ा सा और चाहते हैं कि आप हमें इनलाइटन करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं इसमें, और बहुत सारे वेबिनार आज इसी टॉपिक पे चल रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो प्लीज सर इनलाइटन अस। चलो गुप्ता जी, मैं आपका सपोर्ट चाहूंगा इसमें। जहां जहां अगर मैं कहीं गलत हूं या कुछ हो तो आप और मैं इस चीज को। सर सबसे पहले हम देखिए सर, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट 206C। सो पहले हम 206C करेंगे। गुप्ता जी आप मेरे को जवाब देंगे अगली। सर 206C की प्री कंडीशन क्या है? सर पहली प्री कंडीशन ये थी कि गुड्स होने चाहिए। गुप्ता जी ठीक कह रहा हूं मैं? आप म्यूट पे हो सर। गुप्ता जी म्यूट खोल लो। सर आप थोड़ा सा बोल लो आप मेरे साथ साथ। जी सर। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो ये सर्विसेज पे नहीं लगती थी, गुड्स पे लगती। और जी, इन्होंने जी। कहा कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद if the aggregate payment received on account of sale of goods exceeds rupees 50 lakh rupees, then at the time of receipt of money, the person who is receiving money has to collect TCS at the rate of 0.1%. ठीक है सर, यही था मेरा जी। सो ये इसलिए प्री कंडीशन क्या होगी? 3 चीजें प्री कंडीशन होगी। एक तो सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, इट इज अ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स। दूसरा 1 अक्टूबर 2020 के बाद होनी चाहिए रिसीव्ड, और उस पर्सन से एग्रीगेट पेमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? 50 लाख 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। और एक टर्नओवर वाली भी थी। क्यों सर, भूल गए? पता ना, ज्यादा की टर्नओवर चाहिए लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में। 10 करोड़ की टर्नओवर थी। ठीक है सर, 10 करोड़ की टर्नओवर थी। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आपको क्या था? टीसीएस कलेक्ट करना। एग्रीड जी। अब उन्होंने क्या किया? अब एक नया प्रोविजन डाला कि टीसीएस की बजाय आप टीडीएस काटेंगे। ठीक है सर। अब पहले मैं टीडीएस की प्रोविजन करूंगा, अब यहाँ पे फिर मैं वापस आऊंगा। अब टीडीएस की प्रोविजन क्या कहती है सर? गुप्ता जी बताओ, पहले टीडीएस की प्रोविजन बताओ। टीडीएस का कब कटेगा? प्रोविजन ये है, टीडीएस जब कटेगा जब के मेरा बायर जो है वो 50 लाख से ज्यादा का सामान सेलर से खरीद लेगा और बायर की पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है सर। बैरिंग एक्सपेंसेस, बैरिंग। तो यहाँ पे भी 10 करोड़ की सेम है और 50 लाख सेम। जी। बस फर्क क्या है? जी। टीडीएस प्रोविजन इज प्रेफर्ड ओवर टीसीएस। पहली बात तो ये है कि जहां पे टीडीएस कट गया वहां पे टीसीएस नहीं कटा। अब हम टीडीएस को दोबारा से समझते हैं। मान लीजिए राकेश जी एक सेल ऑफ गुड्स करते हैं। सो सेल ऑफ गुड्स, इन्होंने जो है सामान बेचा और मैंने इनसे सामान खरीदा। ठीक है सर। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिजली तो हर कोई खरीदता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। ठीक है सर। मेरे घर का बिल जो है वो साल का 50 लाख से ज्यादा। ठीक है सर। सो अगर 50, या मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का बिल 50 लाख से ज्यादा है। सो अब बायर जो है, जो सामान खरीद रहा है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद रहा है और पिछले साल की उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो जब मैं पेमेंट करूंगा at the time of making of the payment or credit, whichever is earlier, I am under an obligation to withhold the at the rate of 1%। जो भी मेरा वो 0.1% का मेरे को टीडीएस काटते हैं। सो अब जैसे आप नॉर्मल सर्विसेज पे टीडीएस काटते हो, जैसे मैंने राकेश जी ने अगर मेरे को कोई ओपिनियन की सर्विस दी या इन्होंने मेरे को कोई एडवोकेसी की सर्विस दी, और जब मैं इनको क्रेडिट करता हूँ या इनको पेमेंट करता हूँ तो मेरे को टीडीएस काटना होता है, प्रोवाइडेड कि मैं टैक्स ऑडिट के दायरे में आता हूँ एज एन इंडिविजुअल, या मैं फर्म हूँ, या मैं कंपनी हूँ। तो इन ऑल केसेस मुझे जब भी इनको पेमेंट करूंगा, वो 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करूंगा तो इनको मेरे को 194J में इनकी टीडीएस काटना है। तो सिमिलरली एज अ बायर ऑफ गुड्स, if
my turnover is exceeding 10 crore and I have purchased more than 50 lakh rupees during the year, then I am under an obligation to withhold TDS. ठीक है सर, ये यहाँ पे ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैंने TDS काट लिया तो उसको TCS नहीं कलेक्ट करना। सो अगर मैंने TDS काट लिया तो उसको क्या करना है, TCS कलेक्ट नहीं करना। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें मैं TDS नहीं काटूंगा? या तो मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम होगी तभी मैं TDS नहीं काटूंगा, या मेरी एग्रीगेट सेल जो है वो 50 लाख से कम होगी। तो दो ही केस होंगे ना, क्यों राकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो कोई केस हो ही नहीं सकता। या मैं गुड्स ही नहीं होंगे, सर्विस होगी। सो वो जो दो केस में और सर्विस के केस में तो ये सेक्शन लगना नहीं है, ना TDS का लगना है ना TCS का लगना है। सो अगर मैंने TDS नहीं काटा, मतलब इफ माय टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ और इफ माय एग्रीगेट अमाउंट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर डू नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस फॉर दैट पर्सन, then I am not under an obligation to withhold any tax. Now let us go to the receiver side, जिसे सामान बेचा। सो अगर उसने मेरे को 50 लाख से ज्यादा का सामान ही नहीं बेचा तो मैं 50 लाख की पेमेंट क्यों करूंगा? अब नरेश जी कह रहे क्यों नहीं कर सकता, मैंने एडवांस दे दिया। सो he have given an advance of 1 crore rupees, बिल्कुल ठीक है सर, और वो 50 लाख से ज्यादा का रिसिप्ट है और दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है। तो मैं इनसे कहूंगा कि भाई साहब आपने TDS क्यों नहीं काटा? कहते जी मैंने अभी 50 लाख क्योंकि खरीदा नहीं सामान, इसलिए मैं TDS की प्रोविजन से बाहर हूं। तो उस केस में फिर उसको क्या करना पड़ेगा, TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। या मेरी पिछले साल की टर्नओवर एज अ बायर 10 करोड़ से कम है, मैं 9 करोड़ ही है, बट वो 9 करोड़ में से 8 करोड़ का सामान मैं एक ही से खरीदता हूँ। मैं अल्ट्राटेक का सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं कोई और LG का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरी टर्नओवर 5 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ है, जिसमें 100% सामान मैं उसी से खरीद रहा हूँ। क्योंकि मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो आई एम नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट TDS। लेकिन क्योंकि मैं 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहा हूँ और उसकी सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो अल्ट्राटेक वाला TCS काटेगा। ही विल कलेक्ट TCS यस। तो हमें ना दोनों चीजों को मिक्स ना करें। सबसे पहले हम TDS की प्रोविजन समझे कि TDS कब काटना है, और TDS कट गया तो TCS का भूल जाओ। अब TDS नहीं कटा अगर किसी केस में, तो इन दैट केस वी हैव टू थिंक कि वो कौन से केस होंगे। उन केसेस में अब मुझे क्या करना है, TCS कलेक्ट करना। अब इसको हमने कंपनी में इंप्लीमेंट कैसे करना। एक मिनट होल्ड कीजिए सर, एक सेशन ले रहा हूं मैं अभी, 10 मिनट में करता हूं। ठीक है सर। आप तो कंपनी में हमने क्या किया, जितनी भी हमारी बड़ी लिस्टेड कंपनीज थी या जो बड़ी 1000 2000 5000 करोड़ की कंपनी थी, हमने उनको ये बोला कि सर आपके जितने भी वेंडर्स हैं, मतलब जिसको आप अपना कस्टमर्स कहते हैं, हम वेंडर नहीं कहते, हम कस्टमर्स कहते हैं, जो आपका सामान खरीद रहे हैं, आप उन सभी को 2 कैटेगरी में बांटिए कि ऐसे कौन से आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप 50 लाख से ज्यादा का सामान एवरेजली बेच देते हो, और कितने ऐसे वेंडर हैं जिनको आप 50 लाख से कम सामान बेचते हो। जिनको आप 50 लाख से ज्यादा बेच देते हो उनको तो भूल जाओ, वो तो आपका TDS काट ही लेंगे। जिसकी हमने साल की सेल जो अगर मैंने 50 लाख से ज्यादा कर दी तो वो TDS काट ही लेंगे। और उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दो और उनसे पूछो कि आपकी टर्नओवर क्या 10 करोड़ से ज्यादा है या कम है। अगर उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो TDS काट लेंगे, और 10 करोड़ से कम है तो उन वेंडरों को आप TCS में लगा दो। अब आ जाओ जो ऐसे वेंडर है जिनकी सेल आपकी 50 लाख से कम है ड्यूरिंग द ईयर, तो जब आपकी 50 लाख से कम की सेल है तो आपको कुछ बॉदर ही नहीं करना, सिर्फ उसमें एक चेक लगा दो कि क्या एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ज्यादा हो गई, अगर हो गई तो TCS कलेक्ट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। सो आपको ये 3 कैटेगरी में आपको जो है अपने सारे वेंडर्स को डिवाइड करके करना है। इट इज वेरी सिंपल। आप सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 सिनेरियो 3 बनाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से क्रिस्टल क्लियर करके समझो कि TDS कब कटना है, कब नहीं कटना है, जब नहीं कटना तब TCS आना। तो हम TCS को पढ़े ही क्यों, हम समझते ही नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन TDS एंड देन इट विल गो ऑन द TCS पार्ट। अब इसमें बताओ गुप्ता जी, कहीं पे मैंने कोई गलत बोला हो तो सर अपने को करेक्ट करो। ये तो आपको गलत बताना जो है
क्या बात कर रहे हो गलती सर? किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है है। अविनाश जी, बिल्कुल क्लियर समझ में आया। बिल्कुल। और इसमें एक बात समझ में आएगी, मान लिया मैं बायर हूँ, मेरी टर्नओवर तो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से मैंने ज्यादा का सामान खरीदा, लेकिन वो 10 करोड़ मेरी एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है साल की, तो फिर भी मेरी लायबिलिटी नहीं है ना सर? फिर कोई लायबिलिटी नहीं है सर। हाँ, फिर उसको सामने वाले को देखना है कि तो वो सामने वाला तब काटेगा, तब कलेक्ट करेगा जब मैं 50 लाख से ज्यादा पेमेंट करूंगा। मैंने 50 लाख से ज्यादा कर दी पेमेंट, लेकिन Yes. मेरी खुद की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। ये संजय शर्मा जी भी आए हुए हैं सर, इनको भी पैनलिस्ट बना दो। हाँ, जी मैसेज जी कर रहे हैं संजय शर्मा जी, जी जी जो चोरी छुपे बैकडोर से आ जाते हैं। जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए बायर, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तब भी तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है ना सर मेरी? बिल्कुल नहीं है सर, मैं मान रहा हूँ ना। हाँ, तो अगर आपके 10 करोड़ से कम है तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, तो अब टीसीएस देखेगा वो सामने, देन वी हैव टू गो फॉर द टीडीएस। टीसीएस। और हमने वेंडर को एक और चीज बोल दी कि अगर आपका बिल जितने का भी जा रहा है उसमें कट के पैसे आए तो मतलब टीडीएस कट गया, मैच कर लो, और उससे ज्यादा पैसे आए तो टीसीएस आया है साथ में। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है ना सर? बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया सर। चीजें जो है, मेरा ख्याल जो ऑडियंस है उसको भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, जो मेरे प्रोफेशनल कुलीग इस समय जुड़े हुए हैं सबको समझ में आया होगा। और उसके बाद भी कोई रह जाए तो हम ये YouTube पे जाएगी वीडियो, तो दे कैन सी इट। कोई समस्या नहीं। हाँ राकेश जी, इसमें जो ये लेटर वाला पॉइंट बताया ना अविनाश जी ने, कि हम अपने वेंडर को लेटर इश्यू कर दें कि वो बताए कि उसके टर्नओवर yes, ज्यादा कम है, ये भी काफी हेल्पफुल रहेगा। यस यस। देखो सारी बड़ी कंपनियां जो हैं वो डिक्लेरेशन ले रही हैं सर, इसमें हमें खाली ये डिक्लेरेशन लेनी, प्लीज एक और डिक्लेरेशन चाहिए हमें। वैसे अब उन्होंने यूटिलिटी दे दी है, बट एक और डिक्लेरेशन चाहिए कि जो नॉन फाइलर के केस हैं, नॉन फाइलर के केस में जिनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई है या जिसने अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, उनका हायर रेट ऑफ टीडीएस आ गया है। ओके। तो उस केस में उनका पैन वेरिफिकेशन भी करना है। अब उसको पैन वेरिफिकेशन को करने के लिए अब वो क्या कर रहे हैं, साथ में एक और डिटेल, जब वो डिक्लेरेशन ले ही रहे हैं तो साथ में ये भी डिक्लेरेशन ले रहे हैं वो कि हमने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं कर दी। तो whether they are we are liable for, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो अपनी आईटीआर रिटर्न नहीं बताते। और संजय शर्मा जी आ गए सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखो हमने पकड़ लिया आपको बैकडोर से आप। अरे सर, हम तो आपके बिल्कुल आपके दीवाने हैं बिल्कुल, एंड यू आर एब्सोल्युटली फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ गुरुजी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता रहे हो आप। थिंग इज बीइंग एम्बेडेड इन द माइंड, बिल्कुल सब चीज। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि डिक्लेरेशन आप लेनी है तो 2 चीजों की इकट्ठी ले लो। वन इज 10 करोड़ एंड अबव वाली, साथ ही साथ पिछले 2 साल की रिटर्न और आधार और बैंक लिंक है या नहीं। तो उसको हम ऐसे ले रहे हैं कि वेदर यू आर लायबल फॉर अ हायर रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 206 AB और नॉट। तो उसमें ले रहे हैं आई एम नॉट लायबल फॉर हायर AB, तो उसकी डिक्लेरेशन लेके एटलीस्ट हम एक सेफ साइड हो जाएंगे। जी सर। ठीक है मनीष जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अविनाश जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आजकल कोरोना में बहुत सारी डेथ हुई और कुछ लोग चले गए, तो उनके जो लीगल हेयर है उनकी क्या लायबिलिटी रहेगी सर, और किस एक्सटेंट तक रहेगी, उनको क्या करना चाहिए उनकी रिटर्न फाइल करने के लिए? तो ये चीजें भी हम थोड़ा समझना चाहते हैं सर। तो देखिए, ये तो अपने आप में एक पूरा बड़ा सेशन है, तो हम किसी एक दिन ये पूरा सेशन रख लेंगे, बट नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ क्या है सर। टिल द डेट ऑफ डेथ the return has to be filed by the legal heir as a representative assessee in the hands of the deceased person only. तो मान लीजिए मेरी डेथ आज हो जाए 27/6, तो 1 अप्रैल से लेकर 27/6/2021 तक की मेरी जो भी इनकम है डिसीज पर्सन की, आई बिकम अ डिसीज पर्सन, मेरा लीगल हेयर जो है वो रिटर्न भरेगा इन माय हैंड्स ओनली एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी का उन्होंने पूरा प्रोसीजर दे रखा है, नए पोर्टल में भी दे रखा है कि डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, कोर्ट का लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे या डिक्लेरेशन लगाएंगे, बाकी सब लीगल हेयर की दैट दिस पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसको वो करके या विल की कॉपी लगाएंगे और आप जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ वो लीगल हेयर बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। सो टिल दैट डेट, जिस दिन डेथ हुई डिसीज पर्सन की, जितनी भी उसकी इनकम है, जितने भी उसकी टैक्स लायबिलिटी, दैट हैज टू बी डिस्चार्ज्ड आफ्टर द डेट ऑफ डेथ। जो भी उसकी इनकम हुई उस डिसीज की, मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट आया और भी कोई और इनकम आई, कोई शेयर्स का कैपिटल गेन आया या कुछ भी आया सर, वो जो है वो लीगल हेयर के हाथ में टैक्स होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि लायबिलिटी कितनी तक है।
सो लाइबिलिटी में हो सकता है जो डिजीज पर्सन, उसके कुछ इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हो पुराने, जी अपील्स में हो कुछ केसेस, जी कोई उसके यहाँ सर्च हुई हो, उसके कुछ केसेस अभी ऐसी हो जिसकी असेसमेंट ना हुई हो। तो इस तरह के अगर कोई केसेस हैं जो या तो अपील में है या असेसमेंट में है या अभी असेसमेंट हुई नहीं, बट डेथ आज हो गई 2021 की, तो रिटर्न जाएगी तब जाके असेसमेंट होगी, उस पर भी डिमांड निकलेगी। तो ऑल दोज डिमांड ऑफ द डिजीज पर्सन will be limited to the extent of the asset of the deceased person. So मैं मर गया, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए थे सिर्फ, इसके अलावा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा कोई और बैंक बैलेंस नहीं है, कोई कैश बैलेंस नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, तो और मेरी लायबिलिटी खड़ी है 5 करोड़ की, तो लीगल एरर की जो लायबिलिटी है वो 2 लाख रुपए तक की है। ये नहीं है कि लीगल एरर के पास अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंची। सो लीगल एयर को जो सक्सेशन होगा या जो आगे जाएगा वो उतना ही रिकवरी हो सकती है जितने की उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं कि भाई मान लो जी कोई लैंड थी, लैंड ट्रांसफर हुई तो सर्कल रेट माना जाएगा या मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, शेयर्स थे, तो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हिच विल कम इन ईच एंड एवरी केसेस दैट हाउ टू फिक्स द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ज्वेलरी थी, लीगल एयर ने 81 में खरीदी थी ज्वेलरी फ्यू थाउजेंड्स में, आज उसकी वैल्यू जो है फ्यू लैक्स है, तो वो कैसे कंप्यूट होगी? तो वो एक वैल्यूएशन का एस्पेक्ट अलग है, बट द थंब रूल सेज कि डेट ऑफ डेथ पे जितनी भी एसेट और लायबिलिटी करके नेट एसेट बचेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन उतना ही होगा, उसके अलावा लीगल हेयर से पैसे वसूले नहीं जा सकते। तो ये बड़ा क्लियर है लॉ के। बाकी पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, डायरेक्टर का हो, तो ये पूरा एक लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस या डिजीज केसेस एक अलग है, वो आप किसी दिन कहेंगे तो हम एक पूरा सेशन उसका भी ले लेंगे। जी अविनाश जी मेरे में इसमें क्वेश्चन और जो चल रहे हैं वो एक ये मिनट गुप्ता, एक मिनट सर, गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। गुप्ता जी, हाँ जी गुप्ता जी, हाँ हाँ, एक मेरी क्वेरी, प्रैक्टिकल क्वेरी है सर। एक प्रोप्राइटर की अप्रैल में डेथ हो गई और मई में उसका डिजिटल भी एक्सपायर हो गया, अब जून में उसकी टीडीएस की रिटर्न भरनी थी, उसमें कैसे करें? लीगल एयर भरेगा। अच्छा, लीगल एयर भरेगा, लीगल एयर भरेगा, उसका डिजिटल बनवा लें। हाँ, लीगल एयर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में भरेगा, नहीं तो और दूसरा तरीका आराम से बता देता हूँ सर। उसका जो है एनएसडीएल सेंटर पे 27 ही निकालो और उसमें लिख दो फॉर लीगल एयर करके, कोई नहीं पूछ रहा। अविनाश जी कमिंग बैक टू टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस, जहां पर भी टीडीएस नंबर है या टीसीएस नंबर है, तो वहां पे हर केस में हम स्पेसिफाइड पर्सन तक ले लें डिक्लेरेशन लोगों से, ताकि हायर रेट ऑफ टीडीएस काटना पड़ेगा। यूटिलिटी दे दी है, बट जैसे आपने कहा वो एक लोगों से अपने जॉब वर्कर होते हैं, जॉब वर्कर होते हैं, उनसे हम ले रहे हैं सर, वो डिक्लेरेशन ले रहे हैं ना जी, ठीक है। फॉर द सेफर साइड हम ले रहे हैं, अदरवाइज हमें लायबिलिटी पड़ जाएगी हायर रेट ऑफ टैक्स जमा कराने की। हाँ, हायर रेट नहीं भी होगा सर। अब मान लीजिए यूटिलिटी अभी टेस्टेड नहीं है कि यूटिलिटी ठीक है गलत है, अभी उन्होंने यूटिलिटी दी है तो मतलब कंपनीज डू नॉट टेक चांसेस, और उन्होंने कहा कि एक डिक्लेरेशन ले लेते। जैसे डिक्लेयर वो जॉब वर्कर होते हैं, हम टीडीएस काटते हैं 194C में, बड़े छोटे होते हैं भाई, वो कहीं बड़ी झूठी बोल रहे होते हैं, तो उनसे ले ली जाए ताकि सेफर साइड के लिए। नहीं सर, सबसे ले लीजिए सर, मैं तो ये मानता हूं एटलीस्ट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब पार्टनरशिप फर्म और कंपनियों को छोड़ दें, बाकी सबसे तो लेनी चाहिए सर। हाँ जी, थैंक यू अविनाश जी, इसमें जो डेथ वाले केस में इशू ये है कि जैसे प्रोसीडिंग चल रही है, तो प्रोसीडिंग में जो असेसिंग ऑफिसर है वो ये कहता है नहीं जी मैं तो जो असेसमेंट करूंगा, तो लोगों की बड़ी नहीं सर, असेसमेंट तो हो ही सकती है ना सर, कोई मना ही नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, जैसे मान लीजिए अविनाश गुप्ता की प्रोसीडिंग चल रही है, या मैं ABCD गुप्ता की प्रोसीडिंग चल रही है, the moment I submit a death certificate of ABCD, so then it is the responsibility of the assessing officer to identify who is a legal heir, and assessment will be done in the name of the deceased person, but the name written on the order would be the legal heir. So मान लीजिए ABCD गुप्ता के लीगल हेयर राकेश अग्रवाल जी है, तो जो असेसमेंट ऑर्डर पास होगा वो राकेश अग्रवाल जी के नाम पे होगा एज लीगल हेयर ऑफ ABCD गुप्ता। तो कहीं पे भी सर ये बात नहीं है कि डिजीज हो गया तो असेसमेंट बंद हो जाएगी,
जैसे आपके लीगल केसेस में क्या होता है, जो आप कोर्ट में केसेस करते हैं, मान लीजिए 420 का केस है या कोई है, बंदा मर गया तो कहते हैं जी केस खत्म करो जी, डिजीज है। जैसे हमारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में भी यही होता है कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ कोई डीसी की प्रोसीडिंग चल रही है डिसिप्लिनरी की, द मोमेंट द पर्सन डाइड, वो डीसी रद्द कर दी जाती है इमीडिएटली ऑन दिस ग्राउंड ओनली कि द पर्सन हैव डिसीज, तो काम खत्म। जी तो हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो तभी तो मैंने बोला कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी तक रिकवरी की जा सकती है। जी जी तो पता चला ये डिमांड आ गई 10 करोड़ की और प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी, तो 10 करोड़ देने पड़ेंगे। जी सर। अविनाश जी, इसमें छोटी सी क्वेरी ये है कि जैसे जो पर्सन है जो डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी लीगल हेयर के पास गई है, मान लो एक एक्स अमाउंट की, और बाकी सब गई है उसके किसी अदर पर्सन को, जो कि उसका लीगल मतलब कि तो जितनी लीगल हेयर को मिली बस केवल वही मतलब की रहेगा बस खाली ना। सर उतना ही तो लोग है, कोई ये थोड़ी है कि दूसरों को, मान लो पिताजी बांट गए सारी प्रॉपर्टी दूसरों को, मुझे दिया 1 रुपया और साथ में देगा 10 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स डिमांड, तो मैं कैसे भी करूंगा? ठीक है नहीं, क्या गवर्नमेंट अब जैसे किसी ट्रस्ट को डोनेट कर गए, वो लोग उसको देंगे, तो वो ट्रस्ट पे कोई लिटिगेशन क्रिएट नहीं है मतलब? नहीं सर, वो तो एक्सक्लूसिव वो है, लेकिन इसके अंदर है ना शायद मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद इसके लिए कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि इनकम्बरेंस फ्री प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू द ट्रस्ट, ऐसा करके कुछ है, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। क्योंकि जब तक वो ये कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कि जिस दिन डेथ हुई उस दिन इसके ऊपर हमारा फर्स्ट चार्ज था, अगर डिमांड क्रिएट हो चुकी है तो। अच्छा, डिमांड चार्ज के बाद अगर कुछ ट्रांसफर किया गया है तो वो शायद फर्स्ट चार्ज है ना इनकम टैक्स का। अगर डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो अलग स्टेटस होगा। जी सर। क्योंकि क्या होता है कि सर जब डेथ होती है तो विल से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो हमारे यहाँ जो है 282 सेक्शन है जिसमें कहते हैं कि कुछ भी ट्रांसफर हुआ, जैसे मर्जी ट्रांसफर हुआ, अगर डिमांड थी तो इनकम टैक्स का प्रेफरेंशियल राइट है। ठीक। तो वो एक बार देखना पड़ेगा, वो ऐसा करके कुछ है उसमें, एक केस है उस चीज। अगर डिमांड ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जी सर, थैंक यू अविनाश जी। अविनाश जी, एक क्वेरी थी अभी हिंदी में आई हुई थी, मैं देख रहा था कि क्या फेसलेस असेसमेंट ना करवानी है तो क्या कोई और ऑप्शन है? अभी तक अभी तक तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो नॉन रेजिडेंट हो जाओ या सर्च करा लो। सेंट्रल सर्कल में 2 ही ऑप्शन है सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी 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 अविनाश, मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि इसका ये पूछना चाहिए था कि सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है या कोई ऐसा पर्सन है जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, तो क्या उसके बाद कोई ऑप्शन है कि वो फेस टू फेस असेसमेंट करा सके? तो आंसर इज नो। जी जी जी। अविनाश जी, मेरा ख्याल क्वेश्चन तो कोई और है नहीं, यदि एक क्वेश्चन बस राकेश जी, बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। हाँ हाँ प्लीज ना सर। टाइम पूरा है सर, कहीं नहीं जाना अपने को। हाँ हाँ, कहीं आराम से बैठे हैं। अविनाश जी, हम किसी एनआरआई की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उस केस के अंदर टीडीएस शायद 23% कुछ ऐसा है ना? मैं ये कैसे कह रहे हो आप 23? मैं तो कह रहा हूँ 30 भी लग सकता है अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो। शॉर्ट टर्म मतलब कि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। लॉन्ग टर्म हुआ तो ही तो 20% लगेगा टैक्स रेट, शॉर्ट टर्म हुआ तो 30 लगेगा। ठीक है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो 2 जनों के नाम से है, और उसका बेटा ये कह रहा है कि सारा टैक्स मेरी मदर के नाम से काट दो, चूंकि मेरा इस प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई मतलब कि मैंने कुछ पेमेंट नहीं करी हुई है, खाली मेरे फादर चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद माँ और बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी आई है, तो अब सारा टैक्स मेरी मदर के नाम से काट दो। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो सर। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी फादर ने खरीदी या मदर ने खरीदी? फादर ने खरीदी तो फादर ओनर हो गए, मदर तो ओनर ही नहीं रही। ठीक है, क्लबिंग हो जाएगी ना, ओनर चले गए ना सर, फादर की डेथ हो गई। सुनो तो सही सर, मनीष जी सुनो तो सही। सर पहले ओरिजिनल स्टेटस तो ले ले कि फादर और मदर में किसकी प्रॉपर्टी है। इनकम टैक्स पर्पज से अब फादर की प्रॉपर्टी रह गई जी, ठीक है सर। अब उसके बाद आ जाओ नीचे, उनकी विल हुई है, सक्सेशन हुआ तो 50% तो मदर के पास चली गई जी, और 50% इनके पास चली गई, बेटे के पास जी। ठीक है, तो मदर कितने का हो गया? 75% का हो गया, और 50% और 25% उनके पास रह गई। अब उनका जो ओरिजिनल 50% था वो भी आधा बढ़ जाएगा। तो मदर इन नटशेल मदर 50% की राइट हो जाएगा, और सन का 50%, दोनों का इंडिविजुअल कटेगा। नहीं, उनका बेटा ये कह रहा है, चूंकि मैंने कोई कहने को तो जो मर्जी कह दो सर,
उन्होंने कुछ एम्बेसी से लेटर लिख के भेजा है। सर उससे कुछ नहीं होता सर, वो इसलिए कह रहा होगा कि जिस कंट्री में वहां पे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर वो सरेंडर कर दे अपना राइट, let him relinquish his right। सर एक रिलिंक्विशमेंट डीड कर दे बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू यू। जितनी भी प्रॉपर्टी सक्सेशन से या विल से आती है, he can relinquish his right in favor of the mother। पैसे तो उसको अपने अकाउंट में चाहिए और टीडीएस मां का काट लो। पेमेंट भी कह रहा है कि मदर के अकाउंट में करो आप। तो सर रिलिंक्विश कराओ फिर तो आप रिलिंक्विशमेंट डीड करा लो बेटे से। रिलिंक्विशमेंट डीड के बाद आप पेमेंट भी मदर को करो, टीडीएस भी मदर का काटो, कोई दिक्कत नहीं। डन है, ठीक है। यू कैन गो फॉर अ रिलिंक्विश। और रिलिंक्विशमेंट डीड जो है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होती है, समझ गया, बिल्कुल समझ रजिस्ट्रेशन गया। चार्जेस 1000 रुपए लगते हैं। तो रिलिंक्विशमेंट done, डीड करा done, लो, done। आगे के लिए काम करता हूँ। तो इसमें एनआरआई का पता कैसे चलेगा हमें? कैसे चलेगा सर? वो रजिस्ट्री पे लिखा होगा कि एनआरआई है। नहीं सर, रजिस्ट्री करने से डील करते हैं पता कैसे चलेगा एनआरआई है नहीं? टीडीएस नहीं, कार्ड वो तो वहां का सर्टिफिकेट देगा, पासपोर्ट देगा, अपना सब चीज देगा। तो आप बताइए नहीं, कोई इंडियन है सर, कोई इंडियन है, वो बाहर चला गया लेकिन 6 महीने बाद वापस आ गया। अरे कर वो साहब decide नहीं आधार करता। कार्ड मांगो ना, आधार कार्ड मांगोगे, आधार कार्ड है तो रेजिडेंट है, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट तो सर यहीं के है ना, आधार कार्ड है ही नहीं। देखो ऐसा है, बहुत सारे केस लो है। इफ देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट हियर, देन ही इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट, चाहे वो एक्चुअल में नॉन रेजिडेंट। ठीक है सर, रीजन टू बिलीव। अब ये नहीं होना चाहिए कि वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी आ रही है एम्बेसी से अटेस्ट होके और उसके ब्याह पे रजिस्ट्री कोई और करा रहा है और कह रहा है नहीं जी मुझे तो लगता था वो रेजिडेंट ही है। नहीं सर, वो खुद फिजिकली यहाँ आके करवाएंगे। तो ठीक है, बस कहीं पे भी ये नहीं लिखा होना चाहिए कि वो बाहर रहना है। सर देखो क्या होता है, वैसे कोई लिखवाता नहीं है, क्योंकि जो जनरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसमें लिखा होता है कि रिजाइडिंग एट वेयर। सो लोग गलत डिक्लेरेशन जनरली देते नहीं है, जनरली तो बता देते हैं अपना। ठीक है सर। नरेश जी। हाँ जी सर, और बताओ सर। और कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट से, प्रोफेशनल कोलीग से? ठीक है सर, आप सब कुछ आपने जो है क्रिस्टल क्लियर कर दिया सर। तो अविनाश जी मेरी तरफ से राकेश जी, बहुत-बहुत जेएस राणा जी का बहुत सुंदर भाषण। राकेश जी, हाँ जी? एक मिनट, जेएस राणा जी ने हैंड रेज हाँ किया है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। हाँ जनरल साहब आप करो वहां से हैंड रेज पे, उनको राणा जी भी- एंटर करो, एंटर कर दो उनको। राणा जी को तो पैनलिस्ट बना दिया करो, हमारे दिल्ली टैक्स बार के अमरनाथ जी ने पैनलिस्ट। भी खड़ा करे। हाँ जी राणा जी नमस्कार। राणा जी, जिंदल साहब ऐड कर दो, रेज हैंड पे क्लिक कर दो। ट्राई कर रहा हूँ सर अभी। सर कन्वर्ट टू पैनलिस्ट कर दो, कन्वर्ट टू पैनलिस्ट। राणा जी विनीत जी आप उनको ले आए एक बार, टेक्निकली मेरा ख्याल हो नहीं पा रहा हमारे से, तो आप उनको एंटर करें। विनीत जी जो भी एडमिन संभाल रहे हैं अभी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज राणा जी को हैंड रेज किया है उन्होंने। विकास जी कह रहे हैं वन ऑफ माय क्लाइंट इज कन्विक्टेड ऑन 15/3/2021 and not came out till now. How can we audit his books and file his return? तो प्रोप्राइटरशिप है क्या? प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप है तो दूसरा पार्टनर करा देगा, दूसरा डायरेक्टर करा देगा। बट अगर प्रोप्राइटरशिप है तो मेरी एडवाइस है कि आप उसकी चिंता ना करें और उसको जेल में ही रहने दें। नहीं सर, बड़ा मेरे साथ एक केस हुआ सर। I was an auditor of a company and both the directors of the company is in jail. And they और वो ये कह रहे थे कि जब बैलेंस शीट बना दो हम जेल में से साइन करा के ले आएंगे। ऑफिशियली साइनिंग इज नॉट अलाउड। अब संजय जी बताएंगे कि भाई क्या होता है, भाई हम तो एडवोकेट है नहीं सर, कैसे होता है? कहते जब जाएंगे साइन करा के ले आएंगे। अनऑफिशियली हमने कहा बोर्ड मीटिंग कैसे दिखाओगे? तो जेल के अंदर बोर्ड मीटिंग कैसे होगी? तो फॉर दैट आई हैव वेटेड फॉर 3 years। जब वो बाहर आए तो उसके बाद 3 साल की बोर्ड मीटिंग करा के तब बैलेंस शीट साइन करी। करेक्ट बंद। राणा जी आ गए हैं। राणा जी नमस्कार। राणा जी
राणा जी म्यूट पे हैं अभी। राणा जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। जी पहले तो मैं राणा जी का स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। DTVA के प्रेसिडेंट और मेरे भाई और मेरे सर, अब्दुल अजीज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार राणा जी, आप नमस्कार। आए, बहुत अच्छा नमस्कार। लगा राणा जी। आप प्लीज अब आप अपनी क्वेरी जो है वो फेस टू फेस कर रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मैंने पूरा जो है ना पूरा अविनाश जी का डिटेल में सुना है और इतना अच्छी तरह से अविनाश जी ने समझाया है कि एक लेमैन भी ना समझ सकता। हम तो सब एडवोकेट और सीए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और आपको राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और आशीर्वाद कि आपने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, क्योंकि नई जो साइड आई है इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन था, जो अविनाश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया कि इसकी जरूरत क्यों है, आगे इसमें क्या होगा। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अविनाश जी से एक क्वेरी है जो मैं पूछना चाहूंगा। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसा है कि मेरा जो एक क्लाइंट है, जो लेडी, उसकी डेथ हो गई 80 ईयर की एज में, और वो कोई बिजनेसमैन नहीं थी ना कुछ नहीं। उसको लैंड कंपनसेशन से कुछ पैसा मिला था जिसपे TDS कट गया था। अच्छा, वो स्कूटी में केस चला गया। स्कूटी में केस चला, उन्होंने जो अपना AO था उसने हमारा वो जो 5 लाख का रिफंड था वो तो मतलब एडजस्ट कर लिया, और 5-6 लाख की डिमांड और निकाल दी। तो हम अभी अपील में चले गए। अपील में चलने के बाद वो हमारा इसमें आ गया, फिर क्या नाम है, ये जो फेसलेस वाले में। तो उससे पहले मैंने सारा सबमिशन सब दे दिया था कि भाई वो जो पैसा था वो नोटबंदी के अंदर हमने निकाला था, जमा कर दिया। अब वो 6 लाख रुपए उन्होंने मेरे बैंक से भी निकाल लिया। अब क्या है, उनकी डेथ हो चुकी है और हमने सारे सबमिशन कर दिए हैं। तो वो जो अगर इन केस रिफंड आता है तो वो क्या मेरे सारे लीगल हायर्स में, इवन माइनर्स में भी अगर रिफंड आता है जो 6 लाख का, तो सब में डिस्प्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर या लायबिलिटी आती है तो वो कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ी क्वेरी आप। सर, बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी कौन है? जॉइंट सिग्नेटरी है कोई? नहीं सर, अब कोई नहीं है। उनके नॉमिनी थे उनके बेटे। अच्छा, तो सर इसके दो तरह, बैंक अकाउंट कोई खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ? हाँ सर, पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है। तो सर एक तो वो बैंक अकाउंट बंद मत करना जी। अगर रिफंड आता है तो उस अकाउंट में लेना, पहली चीज। जी जी अदरवाइज आपके जितने लीगल हेयर्स हैं जी, या तो वो किसी एक लीगल हेयर को नॉमिनेट करें जी टू रिसीव दिस अमाउंट, जी, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर लीगल हेयर को रिफंड देगा, बट कितने सालों में देगा इसके ये मत पूछो। जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सर, तो बेटर यही है कि आप बैंक अकाउंट बंद मत करो और उसमें पहले इनकम टैक्स से पैसे ले लो। लीगल हेयर तो आपस में करते रहेंगे बात, वो करते रहेंगे। थैंक यू सर, ये रूल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो सर, एक अब मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी है, राणा जी को भी करनी है, आपको भी करनी है, मनीष जी को भी करनी है। सर हम 30 तारीख को 30 जून को NIRC से 1 लाख पेड़ लगाने की ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं और संजय शर्मा जी को भी स्पेशली करनी है। तो भी सर हमने 9000 वैक्सीनेशन लगा दी, 1000 वैक्सीन 30 तारीख को स्पुतनिक लगा रहे हैं। अगर किसी को स्पुतनिक लगवानी है तो हमारे से कांटेक्ट करें, 30 तारीख को स्पुतनिक लगवा देंगे। और 30 तारीख को ऑन द ईव ऑफ CA डे हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं दिल्ली के हर कोने में। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई एंड गो टिल 15th of अगस्त। और ये 15 अगस्त तक हमें 1 लाख पेड़ दिल्ली में लगाने हैं, और सिर्फ लगाने नहीं है, इसको अगले 3 साल तक हमें नर्चर भी करना है। तो मनीष जी ने मेरे को कह दिया है कि रोहिणी में ये लगाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ राकेश जी, आप अपने ये जो टैक्स प्लानेट है इससे जिम्मेदारी लो। आप चाहे 10 पेड़ों की जिम्मेदारी लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1000 लगाओ 2000 लगाओ, बट लेट अस टेक अ प्लेज। आप हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दो, और DTVA में सर राणा साहब आप हमारा साथ दो, और कुछ पेड़ जो है हम पेड़ देंगे। हमने ऑलरेडी बात करके सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, बट पेड़ ऐसी जगह लगाने जहां पे हम नर्चर कर सके। आप एक अपने घर पे एक पेड़ लगा सकते हो, आप एक पेड़ लो। जी जी, हमें 1 लाख पेड़ लगाने में हमें आपका सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, और STPA का भी साथ चाहिए संजय शर्मा जी, तो वहां का भी साथ दिलाओ।
और जितने पेड़ हम ये लगा सकते हैं, आपको जो पेड़ लगा रहे हैं सर, आपको प्लीज हमारे साथ मिलके कि 1 लाख पेड़ का जो हमारा एक ड्रीम है कि हम ये 1.5 महीने में 1 लाख पेड़ लगाने हैं दिल्ली, पूरे दिल्ली के अंदर, तो प्लीज हेल्प अस इन गेटिंग दिस 1 लाख ट्री प्लांटेड इन नेक्स्ट 1.5 मंथ। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अविनाश जी, मैं All of आपको us should start अविनाश जी, exploring आपको the sites. एक तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर पार्क है लाजपत नगर में, तो कम से कम 100 प्लांटेशन तो हमारे पार्क में और हमारे यहाँ हो सकता है। तो मैं आपको उसके लिए बधाई भी दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा भी लगवाने की। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा और आपके यहाँ 100 पेड़ भिजवा देंगे और उसको लगवाएंगे सर। 100 जी 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 जी। और मेरे बेटा और बेटी ने आपकी फर्स्ट ड्राइव में ही वैक्सीनेशन लगवाया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अविनाश जी, ऑलरेडी मेरी तो बात हो ही गई आपसे। मेरी ह्यूमन केयर बिल्कुल आपके साथ है और रोहिणी में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, एक बार बस आपके साथ बैठना पड़ेगा प्लानिंग के लिए। वी आर ऑलवेज विद यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अविनाश जी, हम भी आपके साथ हैं और जितनी भी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा वो हम करेंगे। और बिल्कुल राकेश जी तो वैसे भी नेचर प्रेमी है जी, ये तो तभी तो मैंने कहा अब मैं अपना रेम्यूनरेशन तो मांग लूं लेक्चर देने का। राकेश जी तो हमारे योग से जुड़े हुए हैं जी, सुबह डेली काफी योग करवाते हैं और अपना काफी जुड़े हुए हैं, मतलब कि नेचर से बिल्कुल। हाँ जी संजय जी, अब आपका रह गया सर, आप भी हाँ करो, जल्दी से करवाओ। सर मैं तो हूँ ही, मैंने कहा है we should start exploring the sites। और मेरे दिमाग में एकदम रोटरी क्लब से भी एसोसिएटेड हूँ मैं, तो रोटरी क्लब को साथ जोड़ दूंगा आपके साथ में, ताकि वो भी आपको साइट बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ के कराइए सर। ये 1 लाख पेड़ सर 1.5 महीने में करके दिखाना है सर। सब लोग हंस रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमने कहा हम करके दिखाएंगे। हमारे संजय जी ने अगर ठान लिया वैसा, फिर कार रुकने वाला काम है फिर तो। अरे सर, तो मैं कह रहा हूँ अविनाश जी की जो वर्सेटैलिटी है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली प्रेज हिम। और कई बार गुरुजी से बात होती है, इनको बड़ी असीम कृपा मिल रही है, एंड ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन दीस लास्ट 4 months ऑफ हिज टेन्योर। एक्सीलेंट जॉब यू आर डूइंग। नो डाउट सर, प्लीज कीप इट अप। वी आर प्राउड ऑफ यू। आप सबका आशीर्वाद है सर, आप सबका साथ है सर। वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू शो अ चेंज। एक नितिन गर्ग जी का कोई क्वेश्चन है, नितिन गर्ग जी को प्लीज अनम्यूट कर देंगे क्या हम? हाँ नितिन जी। नमस्कार अविनाश सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आजकल ये प्रैक्टिस चल रही है 206C1C के अंदर लोग इनवॉइस पे काट देते हैं टीसीएस। बंद हो जाएगी सर, 1 जुलाई से बंद हो जाएगी। नहीं, अगर जैसे बाई चांस अगर किसी ने काट दिया इनवॉइस पे, तो टीडीएस की लायबिलिटी 194 में रहेगी बायर की, या उसको जरूरत नहीं है? नितिन जी उल्टा बोल रहा हूँ, आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, पहले टीडीएस की लायबिलिटी है। टीडीएस इज प्रेफर्ड, तो आपको टीडीएस काट के भेजनी है पेमेंट। आपकी लायबिलिटी नहीं हुई है। 206 में लिखा हुआ है कि अगर टीडीएस कट गया तो टीसीएस नहीं काटना। नहीं टीडीएस लायबिलिटी बिल सर, वो बिल सर जो नितिन जी जितनी बड़ी कंपनियां हैं 1 जुलाई के बाद जितने इनवॉइस इश्यू होंगे उसमें टीसीएस नहीं होगा, आप देख लें। सारी कंपनियों ने अपनी एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है इस काम पे, और अगर है भी तो आपको टीसीएस नहीं देना। ओके सर, थैंक यू। मतलब कि अगर कोई काट भी लेता है तो टीसीएस नहीं देना। अगर हम टीसीएस कहां से काट लेगा सर, ये बताओ ना सर, कैसे काट लेगा? वो 1 करोड़ का बिल में वो लिख के देता है कि इतना टीसीएस है, मत दो। आप समझो मनीष जी, वो तो अभी क्या हो रहा है, अभी बिल आ रहा है 1 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं 18%, 9%, 12%, और नीचे लिख रहे हैं टीसीएस टू बी कलेक्टेड इतना, और टोटल इतनी पेमेंट करनी है। वो लिख भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो बेस अमाउंट पे जो मेरे को टीडीएस काट लिया, मेरे को टीसीएस देना ही नहीं है। डन है, डन है, डन। जी जी। पहली बात तो 1 जुलाई से ये होगा ही नहीं। ऑलरेडी सैप ने ये सोल्यूशन दे दिया है और सैप में सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये प्रॉब्लम आपको 1 जुलाई के बाद जो बिल इशू होंगे उसमें आएगी नहीं। ठीक है। अविनाश जी। जी सर। नमस्कार जी, मैं अमरनाथ एडवोकेट बोल रहा हूँ। मैंने आपका ये पूरा वेबिनार सुना, बहुत बढ़िया सर। यू हैव बोलिए अमरनाथ सिंगला जी। नहीं, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ जी, सिंगला नहीं हूँ। अच्छा, वाले दूसरे हैं। हाँ जी अमरनाथ जी बताओ। तो सर एक मिनट रुक जाइए सर प्लीज। जितनों की फैक्ट्री है सर, इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स। सो अगर आपके किसी क्लाइंट की फैक्ट्री चल रही है और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50 लाख से ज्यादा है, तो हर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का टीडीएस कटेगा। तो ये प्लीज इंश्योर कर लीजिएगा। हाँ जी अमरनाथ जी बोलिए। सर वो जो आपने एक पॉइंट बोला था ना कि इफ ही कैन रिलिंक्विश द डीड इन फेवर ऑफ द अदर लीगल हेयर,
जो एनआरआई वाला क्वेश्चन था, तो उसके अंदर रिलिंक्विशमेंट डीड एज पर माय नॉलेज इफ देयर इज नो विल, अगर वहां पे अगर विल आ जाती है तो रिलिंक्विश करने वाला राइट वहां पे है नहीं, अगर विल अगर नहीं है तो ही वो रिलिंक्विश कर सकते हैं अपने राइट को। पर मींस इफ द पर्सन इज डाइड विदाउट लिविंग एनी विल और विदाउट एनी टेस्टिमनी, हो गया ना सक्सेस, तो वो सक्सेशन से ही था इनका क्वेश्चन में। बट वो जो विल वाला बोल रहे सर, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द लॉ ऑफ विल, नाइदर आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस, नहीं है तो सर फिर गिफ्ट करनी पड़ेगी। हाँ वही मैं कह रहा था सर। थैंक यू सर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो भी पढ़ता है सर, वो उसके एक्सपर्ट है, वो बताएंगे। बट हमने तो सर आज तक रिलिंक्विशमेंट डीड ही देखी है। हाँ वो बिल के केस के अंदर मेरे ख्याल से होती नहीं है सर, मेरे ख्याल से। ठीक, पता नहीं सर, वो विल वाले बताएंगे जो विल करते हैं। ओके जी, थैंक यू। वैसे आप जो कह रहे हैं वो नहीं है ऐसा, क्योंकि जो मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है साउथ दिल्ली में जो मैंने ली है, उसमें विल थी और उसके बाद भी उन्होंने रिलिंक्विशमेंट डीड्स कराई हुई हैं। तो आप जो कह रहे हो सकता है लीगली पॉसिबल हो, बट प्रैक्टिकली सब रिलिंक्विशमेंट ही करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली इशू क्या है कि जो चेक करने वाले हैं ये उनको भी नहीं आइडिया है ना कि वो मेंशन नहीं कर, अगर आपने मेंशन कर दिया रिलिंक्विश डीड के अंदर दैट ही इज डाइड देयर वाज अ विल, देन आई डोंट थिंक सो दे विल रजिस्टर। इफ इट इज नॉट मेंशन देयर। देखो अमरनाथ जी, ऐसा है, मैंने लोन लिया था, तो बैंक वाले ने भी देख लिया, बैंक वाले के एडवोकेट ने भी देख लिया, और रिलिंक्विशमेंट डीडे भी देख ली। उसके बाद अगर लोन मिल गया और रीपे भी हो गया लोन, then matter is over। हाँ, मैटर इज ओवर। तो जो भी एक्सपर्ट एडवोकेट था जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील करता था, उसने रिलिंक्विशमेंट डीड पे क्वेश्चन नहीं उठाया, तो इट मींस कि हो सकती होगी सर। देखो अब अपने को इतना तो पता नहीं है, बाकी संजय जी बताएंगे केस किताबें पढ़ के। सर जब उसके बाद टाइटल आ गया फ्रॉम इधर थ्रू विल आ गया, या उसको एज अ लीगल है सक्सेशन के थ्रू उसने लिया, तो फिर तो ही इज फ्री टू इसको रिलिंक्विश तो करना है, तो कैसे भी कर रिलिंक्विश कर सकता है कि भाई रिलिंक्विश, लेकिन रिलिंक्विश इन फेवर ऑफ हुम? वो भी किसी और लीगल है के थ्रू फेवर में ही करेगा ना, किसी थर्ड पार्टी को। मान लीजिए सर फॉर एग्जांपल गिफ्ट तो थर्ड पार्टी को कर सकता है। नहीं थर्ड पार्टी को कर सकता है। नहीं, गिफ्ट तो किसी को भी कर सकता है सर। गिफ्ट की तो हम गिफ्ट तो अगर फैमिली मेंबर को करेगा तो एग्जाम्पल, नहीं तो टैक्सेबल है, वो तो क्लियर है। हाँ जी। मान लीजिए एक एक्स की डेथ हुई, उसके 4 लीगल ईयर है ABCD, उसने A और B को दे दी प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ अ विल, तो क्या A और B में से कोई भी एक या दोनों C और D के फेवर में रिलिंक्विश कर सकते हैं? मुझे नहीं पता सर। मैं इसका आंसर दूं सर? आप बताओ ना राकेश जी। इसमें ऐसा है कि जब कोई भी विल छोड़ के जाता है ना, तो उसको प्रोवेट करवानी पड़ती है कोर्ट से, क्योंकि हो सकता है वो बिल। प्रोवेट क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवेट? प्रोवेट इज ओनली अ प्रोसेस टू से दैट वी एक्सेप्ट दिस विल। नो सर, नहीं। मान लिया मैं कह रहा हूँ मेरे नाम विल है, तो हु विल प्रूव कि ये मेरे नाम विल हुई है कि नहीं हुई? तो कोर्ट के सामने एविडेंस जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे सर। राकेश जी, ऑथेंटिसिटी ऑफ विल होगी ना सर, दैट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द विल, कि विल आउट ऑफ फ्री कंसेंट थी नहीं थी, विल में जो विटनेस थे नहीं थे वगैरह। मैं कह रहा हूँ कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ABCD है, मान लो 2 प्रॉपर्टियां थी, एक प्रॉपर्टी A और B को दे दी, दूसरी प्रॉपर्टी C और D को दे दी। अब क्या करना चाहते हैं? A और B वाली प्रॉपर्टी C और D को देना चाहते हैं, और C और D वाली A और B को देना चाहते हैं। अविनाश जी सर, इसमें मैं तो तभी किसी का अपना राइट रिलिंक्विश करूंगा जब मेरे पास वो राइट होगा। तो मेरे पास राइट आएगा कहां से? ओनली थ्रू कोर्ट ओनली। सिर्फ विल से राइट नहीं आ रहा सर मेरे पास, विल से मेरे पास राइट नहीं आ रहा, क्योंकि इट मे बी डिस्प्यूटेड, द विल मे बी डिस्प्यूटेड बाय द अदर लीगल हेयर। तो फर्स्ट आई हैव टू प्रोवेट। सर ये चेक करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है। नहीं राकेश जी कह रहे हैं सर, पहले राइट लेके पहले प्रोवेट के थ्रू राइट लेंगे, उसके बाद वो रिलिंक्विश करेंगे, गिफ्ट करेंगे। बट रिलिंक्विश मेरे हिसाब से A और B के केस में A B के फेवर में कर सकता है, बट C और D के केस में नहीं कर पाएगा सर। कोर्ट भी ना विल के बियॉन्ड द विल नहीं जा सकती। राइट तो वही डिसाइड हो गए जहां विल आ गए सर। जेन्युइननेस नॉट जेन्युइन, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गो बिहाइंड द विल। अमरनाथ जी अब जरा इस पे आप भी स्टडी करो, हम भी स्टडी करते हैं सर। मैं तभी बता रहा हूँ, आई हैव डन लॉट ऑफ केसेस। ये नई चीजें सर, ये दूसरा लीगल इशू आ गया, अब इसको छोड़ देते हैं। प्रोवेट में चला गया ये। मैं इनकम टैक्स का बता सकता हूँ सर, इनकम टैक्स में टैक्स नहीं होगा। ठीक है, छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए सर। कोई और भी हैंड हुआ था जिंदल सर, देखो
अविनाश जी, मुझे पूछना जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बताया कि टीडीएस काटना पड़ेगा, तो मेरा 60 लाख का बिल है तो 50 लाख छोड़ के बाकी पे कटेगा ना? है 60 लाख का मेरा ईयरली बिल है इलेक्ट्रिसिटी का फैक्ट्री का, तो 50 लाख को छोड़ के 10 लाख पे टीडीएस काटना है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो क्लियर है। जी सर। जी अविनाश जी, लेट्स हाँ जी, दे दिया मैंने जवाब, और बताया और कोई क्वेश्चन है तो? लेट्स कंक्लूड द सेशन। जिंदल सर, और कोई क्वेरी है क्या? कोई रेज हैंड है? वृंदरा श्रीवास्तव जी का है। आई थिंक सो नहीं। करते हैं कंक्लूड सर। चलें कंक्लूड कर सर। सर अविनाश जी, सर पहले लोगों के मन में बहुत डाउट थे सेशन से पहले कि नई साइट क्यों बनाई गई, क्या पर्पज है, लेकिन आप, मेरा ख्याल आपके इस लेक्चर के बाद, डेलिब्रेशन के बाद लोगों की वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसको लाने का पर्पज क्या है और क्यों 4242 करोड़ रुपए जो है वो खर्चे गए हैं इस साइट को बनाने में। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट था। तो अविनाश जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने आसान शब्दों में, इतनी सरल भाषा में, ना केवल आपने जो साइट के इशू थे वो आपने टेकअप किए, बल्कि जो दूसरे इशू थे, खासकर 194Q, जो मैं वैसे इनकम टैक्स नहीं करता, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरी भी समझ में आ गया कि 194Q और 206 में क्या फर्क है, और लायबिलिटी इन केस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, वो भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया। बाकी आपने उससे हटके भी जो क्वेरी ली वो भी बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने उन सबको आंसर किया। तो दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपकी लैंग्वेज बहुत सरल थी, आपकी जो पकड़ है इनकम टैक्स पे वो तो हम शुरू से ही जानते हैं कि वो एक्सट्रीम है, और शायद संजय शर्मा जी वाली बात भी मुझे सही नजर आती है कि आप जो हैं वो गिरीश आहूजा जी जो टैक्स गुरु हैं उनके उनके फुट स्टेप पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दिल की गहराई से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि अभी आप NIRC के प्रेसिडेंट हैं, आने वाले टाइम में आप इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट होंगे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। नाउ जी सर, नाउ मैं फॉर्मली नरेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फॉर्मली जो है वोट ऑफ थैंक्स करके इस सेशन को कंक्लूड करें। नरेश करके प्लीज सर। टेक्सप्लेनेट पे आए हुए हमारे सब पैनलिस्ट और अटेंडीज का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी पेशेंटली अविनाश जी को सुना और बहुत ही अच्छा उन्होंने डेलिब्रेशन दिया, और अब आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे इस तरह के टेक्सप्लेनेट पे वेबिनार करते रहेंगे और आप लोग इसी तरह जुड़ते रहेंगे। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट अविनाश जी, शर्मा जी, धन्यवाद। पाठक जी, राणा जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जिंदल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, नमस्कार। संजय जी सर इसकी रिकॉर्डिंग और PPT दोनों शेयर कर लीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका भी धन्यवाद सर। ये उस पे है अविनाश जी सिर्फ टैक्स गुरु कहने के साथ साथ मैं अब योग गुरु भी कहना चाहूंगा। नहीं, मैं कोई योग नहीं कर रहा, वो हमारे आहूजा साहब है, वही है। भाई अविनाश जी तो अभी योग गुरु सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये योग गुरु के साथ आते हैं बिल्कुल एकदम, तो ये सुनेंगे नहीं। चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं वो अगले योग, चलो सर, थैंक यू अविनाश।